मेरा इस दुनिया में एक ड्रैगन के अंडे के रूप में पुनर्जन्म हुआ। कोई आम अंडा नहीं, बल्कि एक दुर्लभ डबल योक वाला अंडा जिससे जुड़वा बच्चे निकल सकते थे। मुझे लगा था कि जैसे ही मैं अंडे से निकलूंगा मैं दुनिया के शिखर पर खड़ा हूंगा, लेकिन इसके बजाय मेरे माता पिता ने मुझे परिवार से निकाल दिया और दुनिया के सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में अकेला छोड़ दिया। ड्रैगन क्लैन की परंपरा है कि एक झुंड से सिर्फ एक ही बच्चे को पाला जाता है। अगर एक से ज्यादा अंडे दिए जाते हैं तो कमजोर वाले को खा लिया जाता है। हर तरह से मेरी काबिलियत मेरे बड़े भाई बहनों से कम थी, इसलिए मैं वो बन गया जिसे उन्होंने फेंक दिया। ये डंजन हाई लेवल मॉन्स्टर से भरा हुआ है और मेरा सुपीरियर टू योर ब्लड लाइन मुझे उनके लिए एक पसंदीदा शिकार बनाता है। मेरे ड्रैगन माता पिता को इस बात की ज़रा भी चिंता नहीं थी कि मैं कभी वापस आऊँगा, और चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हुईं जैसा उन्होंने सोचा था। लेवल 1 पर जिंदा रहना ही एक बड़ी बात लग रही थी। मेरा छोटा दुबला पतला शरीर मुझे हाई लेवल मॉन्स्टर से बचने के लिए छिपने में मदद करता था, लेकिन खाने की कमी मुझे धीरे धीरे मौत की तरफ ले जा रही थी। मैं एक पागल की तरह इधर उधर भटक रहा था, खाने के लिए कुछ भी ढूंढ रहा था। तभी एक अंधेरी गुफा से हल्की खट्टी सी महक आई। वो तेज थी, थोड़ी खराब भी, लेकिन मेरे बचपन के इंस्टिंक्ट्स चिल्ला रहे थे कि ये खाना है। एक ऐसी महक जिसे सिर्फ एक ड्रैगन की नाक ही पहचान सकती थी। मैंने बिना सोचे समझे कई गुफाओं को पार किया और आखिरकार उस महक के सोर्स तक पहुंच गया। गुफा के खोखले हिस्से में एक गोल गुंबद जैसी जगह थी, जहां एक 20 मीटर लंबा विशाल ड्रैगन लेटा हुआ था। एक लेवल 28 का सब स्पीशीज अर्थ ड्रैगन। उसकी एक छींक भी मुझे सीधे मार सकती थी। महक का पीछा करते हुए मैंने देखा 3 या 4 अर्थ ड्रैगन के बच्चे मेरे ही साइज के थे, जो भूख से दूध पी रहे थे। अर्थ ड्रैगन्स असली ड्रैगन्स नहीं होते, लेकिन उनमें ड्रैगन का खून होता है। सबसे ज़रूरी बात, एक सबस्पीशीज अर्थ ड्रैगन का दूध मैं, एक कैंडल ड्रैगन होने के नाते, बिल्कुल पी सकता था। अंधेरे में छिपकर मैं धीरे धीरे उस अर्थ ड्रैगन के पेट की तरफ बढ़ा। उन चारों बच्चों को साफ साफ देखकर मैं राहत से चिल्ला ही पड़ा था। किस्मत मेरे साथ थी। नए पैदा हुए बच्चों ने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। मुफ्त का दूध पीते हुए कोई नहीं पकड़ सकता था। मैंने कंफर्म करने के लिए आखिरी बार देखा। सब स्पीशीज अर्थ ड्रैगन देख नहीं रही थी। फिर मैंने अपनी भूख को हावी होने दिया। मैं उससे चिपक गया और लालच से घूंट घूंट करके पीने लगा। दूध पिलाने वाली अर्थ ड्रैगन अचानक से कांप उठी, हैरान होकर, अरे कौन इतनी जोर से खींच रहा है? लेकिन एक माँ की ममता ने उसे बताया कि एक भूखा बच्चा खा रहा है, ये अच्छी बात है, और उसका बीच में रोकने का मन नहीं हुआ, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। जैसे ही गर्म दूध मेरे गले से नीचे उतरा और मेरे शरीर में गया, मेरा लगभग जमा हुआ शरीर एक अजीब गर्माहट से भर गया। उसके साथ साथ मेरा लेवल भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। शायद ये मौत से बचने की राहत थी, या शायद अर्थ ड्रैगन की गर्माहट बहुत सुकून दे रही थी। लेकिन जैसे ही मेरा तनाव खत्म हुआ, मेरा सिर झुक गया और मैं गहरी नींद में सो गया। मुझे नहीं पता कितना वक्त बीता जब मेरी गर्दन के पिछले हिस्से में एक तेज चुभन ने मुझे जगा दिया। फिर एक विशाल पतली पुतली वाली आंख ने मेरी पूरी नज़र को भर दिया। गुस्से से भरी उन आंखों में देखते हुए मैं सिर्फ यही दुआ कर सकता था कि वो मुझे जल्दी से चबा ले, ताकि सब जल्दी खत्म हो जाए। इसलिए मैंने अपने हाथ पैर समेट लिए, आंखें बंद कर लीं और किस्मत के हवाले कर दिया। लेकिन मौत नहीं आई। अर्थ ड्रैगन के चेहरे के भाव बदल गए, उलझे हुए, समझ से परे। गुस्सा दया में बदल गया, फिर एक लाचारी का एहसास। आखिरकार एक लंबी चुप्पी के बाद उसने अपनी आंखें बंद की और एक धीमी सांस ली। फिर मुझे धीरे से अपने बच्चों के बीच वापस रख दिया। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। अर्थ ड्रैगन ने पहले ही मुंह मोड़ लिया था, वापस लेट गई और खर्राटे लेने लगी। नए बच्चों ने उत्सुकता से मुझे घेर लिया। 4 छोटे पप्पी की तरह सूंघ रहे थे और चाट रहे थे, जैसे एक नए भाई का स्वागत कर रहे हों। नहीं यार, मॉम सच में इस बदसूरत चीज़ को रख रही हैं। ये कितना अजीब दिखता है, किसी एलियन छिपकली की क्रॉस ब्रीड जैसा। मैंने पास जाकर देखा और महसूस किया कि हर एक शब्द मेरे लिए अपमान था। मैंने अपना मुंह खोला और गुस्से में दहाड़ा। चारों बच्चे वहीं जम गए। साफ था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं जवाब दूंगा। मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। लेवल अप होने और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन अनलॉक होने के बाद ना सिर्फ मैं दूसरे मॉन्स्टर्स को समझ सकता था, बल्कि वो भी मुझे समझ सकते थे। और इस तरह मैंने उस गुफा में आराम से 3 दिन बिताए।
उन बच्चों के साथ रहना हैरानी की बात है, काफ़ी अच्छा था। उनकी ज़बान खराब थी, लेकिन बस इतना ही। उन्होंने मुझे कभी सच में परेशान नहीं किया। वो मेरा लगातार मजाक उड़ाते थे, मेरे बेशरम मुफ्तखोरी पर नीचा दिखाने का नाटक करते थे। लेकिन असल में क्योंकि मैं सबसे छोटा, दुबला पतला और बदसूरत था, जब भी हम सोते वो चारों मुझे घेर लेते थे। और जब भी गुफा के बाहर हल्की सी भी हरकत होती, वो मेरे करीब आकर कहते, पीछे हटो, तुम बेकार छोटू, और चुप रहो और रास्ते में मत आना। लेकिन उनके काम कुछ और ही कहते थे। वो मेरी एक बाहरी की रक्षा कर रहे थे। मैंने चुपके से उनके स्टार्ट स्कैन किए थे। वो मुझसे बहुत नीचे थे, लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। एक दुर्लभ सुपीरियर टियर मॉन्स्टर होने के नाते मेरा लेवल उनसे बहुत तेजी से बढ़ा। उन कुछ दिनों में मैं लेवल 9 तक पहुंच गया था। चारों अर्थ ड्रैगन के बच्चे सिर्फ लेवल 4 के थे। आफ्टर 3 डेज मैं सच में अर्थ ड्रैगन परिवार को अपना ही मानने लगा था। कम से कम मेरे बुरे जन्म देने वाले माता पिता से 1000 गुना बेहतर। बस एक अफसोस था कि मैंने कभी अर्थ ड्रैगन माँ से बात नहीं की थी, और जब भी मैंने उसे हेलो कहने की कोशिश की, वो बस एक पल के लिए देखती और कभी जवाब नहीं देती थी। मुझे लगा कि ये शांति भरे दिन ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन अगली ही सुबह एक लेवल 35 का सबस्पीशीज कोडो बीस्ट उस शांति को तोड़ते हुए गुफा में घुस आया। उसकी 4 खून से भरी आंख उन 4 अर्थ ड्रैगन के बच्चों पर टिकी हुई थी। वो साफ तौर पर भूख से पागल हो रहा था। अर्थ ड्रैगन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, बच्चों को अपनी पूंछ से गुफा के कोने में धकेल दिया, फिर उनके और कोडो बीस्ट के बीच खड़ी हो गई। दोनों आमने सामने हुए और कुछ ही सेकंड्स में लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन एक कोडो बीस्ट के खिलाफ, जो उससे लेवल में ज्यादा था, अर्थ ड्रैगन को कदम कदम पीछे हटना पड़ा, और अपने आप को और अपने 4 बच्चों को बचाने की आखिरी कोशिश में उस जानवर का मोटा नाक वाला सींग सीधे उसकी छाती के आर पार हो गया। इसके बावजूद अर्थ ड्रैगन ने अपने पिछले पैर जमीन में गड़ा दिए, छाती पूरी तरह से छिदने के बाद भी, और कोडो बीस्ट को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उसके पंजे कोडो बीस्ट की गर्दन के चारों तरफ लोहे की तरह जकड़ गए। फिर एक दहाड़ के साथ उसने अपने शाख जैसे जबड़े खोले और उन्हें कोडो बीस्ट की पीठ में घुसा दिया, मांस का एक बड़ा टुकड़ा उखड़ते हुए। 2 विशाल प्राणियों के एक दूसरे से टकराने से गुफा हिलने लगी और टूटने लगी। चट्टानों की बारिश होने लगी। मैं हवा में उछला, गिरते हुए पत्थरों को अपने हाथ पैरों से तोड़ रहा था, लेकिन गुफा बहुत तेजी से गिर रही थी। सिर्फ 4 बच्चों को बचाना ही मेरी पूरी ताकत ले रहा था। उनकी माँ की मदद करने के लिए कुछ नहीं बचा था। अगर मैंने कोशिश भी की होती तो मैं कोडो जैसे मोटी चमड़ी वाले जानवर के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। मैं सिर्फ रास्ते में आता। अचानक कोडो बीस्ट जोश में आगे बढ़ा और अर्थ ड्रैगन की छाती में धंसा हुआ मोटा सींग जबरदस्त टक्कर से टूट गया। उसकी छाती का फटना उसे असहनीय दर्द दे रहा था। अर्थ ड्रैगन माँ जानती थी कि वो इस लड़ाई में नहीं बचेगी। वो अपने बच्चों को आखिरी बार देखने के लिए मुड़ी, और जब उसने मुझे उन्हें बचाने के लिए जान से लड़ते देखा तो उसकी आंखों में एक शांत सी गर्माहट आ गई, जैसे कह रही हो, तुम्हें ना खाना सही फैसला था। फिर उसकी खून से भरी आंखें पूरी तरह से खुल गईं। उसने अपनी आखिरी ताकत इकट्ठी की और कोडो बीस्ट की खोपड़ी के ठीक पीछे सिर से टक्कर मारी। टक्कर जमीन हिला देने वाली थी। उसकी अपनी खोपड़ी अंदर धंस गई। उसका जबड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया। मोटी खाल वाला कोडो बीस्ट भी सर के पीछे हुए इस आत्मघाती हमले को सह नहीं पाया। उसकी खोपड़ी एक भयानक आवाज के साथ अंदर धंस गई। दोनों विशाल जानवरों ने दर्द भरी चीखें मारी और जमीन पर गिर गए। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई, गुफा का गिरना रुक गया। मैंने खुद को बाहर निकाला और अर्थ ड्रैगन के पास भागा, लेकिन उसकी लगभग टूटी हुई खोपड़ी ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो जा चुकी थी। मेरे बच्चे, क्या मेरे बच्चे ठीक हैं? वो उसकी पहली बार थी जब मैंने अर्थ ड्रैगन मदर को सुना था। उसकी जिंदगी अब बस एक टिमटिमाती लौ जैसी थी, और उसका टूटा हुआ जबड़ा हर शब्द को एक संघर्ष बना रहा था। उसके सवाल का सामना करते हुए मैंने अपने सीने में उठ रहे दोष को दबाने की कोशिश की, क्योंकि उसके चारों बच्चे मर चुके थे। हर एक गिरते हुए पत्थरों के नीचे दब गया था। बहुत सारे पत्थर थे, और मैंने कितनी भी कोशिश की हो, मैं उन सबको नहीं रोक सकता था। अर्थ ड्रैगन के आखिरी हेडबट ने एक बड़ा कोलैप्स शुरू कर दिया था, और जबकि मैं मुश्किल से जिंदा बच निकला, वो 4 बच्चे जो दिन हमने साथ बिताए थे अब भी मेरे दिमाग में साफ थे, और मैं उन्हें पहले ही अपने भाई बहन मानने लगा था। कुछ ही मिनट पहले वो जिंदा थे और जीवन से भरे थे, और अब वो सब मलबे के नीचे दफन आत्माएं थे।
मेरे बच्चे, क्या वो ठीक हैं? अर्थ ड्रैगन की आंखें टक्कर में नष्ट हो गई थीं। फिर भी उसने अपनी आखिरी सांस पूछने में लगा दी। उसकी आवाज़ में उनके लिए सिर्फ प्यार भरा था। दोष की एक लहर मुझ पर टूट पड़ी, डेटोनेटिंग इनसाइड माई चेस्ट लाइक अ बॉम्ब। मैंने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि मुझे लगा वो टूट जाएंगे। मैंने दुख को दबा लिया और अपनी आवाज़ को जितना हो सके नरम रखा। वो ठीक हैं, वो बस बेहोश हो गए हैं, वो सब ठीक हैं। ऐसा है क्या? एक राहत भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। जब मैं चली जाऊं तो मुझे खा लेना। उसके शब्दों ने मुझे ठंडा कर दिया। हम इस डंजन में पैदा हुए हैं। ये एक श्राप है जो हम जन्म से झेलते हैं। कुछ भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। ये आखिरी पोषण है जो मैं अपने बच्चों को दे सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम जैसा सुपीरियर टियर मॉन्स्टर यहाँ कैसे आ गया, लेकिन तुम्हें पनाह देने के बदले मैं तुमसे अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए कह रही हूँ। उसका कांपता हुआ शरीर और कुछ कहने से पहले ही जवाब दे गया, और एक आखिरी सांस के साथ उसके अंदर से जीवन पूरी तरह से चला गया। अंत में भी उसके चेहरे पर एक माँ की शांत खुशी थी, जो मानती थी कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं। वो शांति से चली गई। खून मेरे पैरों के नीचे जमीन में समा गया और गुफा में मौत जैसी खामोशी छा गई। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन मैं रो भी नहीं सकता था। चिल्लाने से सिर्फ और मॉन्स्टर्स आते, लेकिन मेरा सीना ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर के नीचे को चल रहा हो। जिस सब स्पीशीज अर्थ ड्रैगन ने मुझे अपनाया था, जिन 4 बच्चों के साथ मैं रहा और सोया था, वो 5 एक पल में चले गए। पहली बार जब उनकी माँ ने मुझसे बात की, वो उसके आखिरी शब्द थे। उस पल एक ऐसी लाचारी जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, मुझ पर बाढ़ की तरह टूट पड़ी। लेकिन सच्चाई ने मुझे दुख मनाने का समय नहीं दिया। एक गरजती हुई दहाड़ ने हवा को चीर दिया और सब स्पीशीज कोडो बीस्ट, जिसे मर जाना चाहिए था, लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर वापस खड़ा हो गया। उसकी धसी हुई खोपड़ी अभी भी खुली थी। उसने एक जीत की दहाड़ मारी। Eyes, the tiny hatchling left standing before it posed no threat at all. लेकिन क्या तुम जानते हो इस कमबख्त डंजन में फेंके जाने का सबसे अच्छा हिस्सा क्या है? मैंने अपना सिर झुकाया और अपने पंजों को मुट्ठियों में बांध लिया। उस विशाल जानवर का सामना करते हुए मेरी आवाज़ कांप रही थी, डर से नहीं बल्कि जोश से। नोटिफिकेशन, न्यू स्किल ड्रैगन ऑरा हैज़ बिन अनलॉक्ड। वो ये है कि मैं तुम्हें अपने इन्हीं 2 पंजों से मारूंगा। एक दहाड़ के साथ मैं सीधे सबस्पीशीज कोडो बीस्ट पर झपटा। उसके घाव गहरे थे, लेकिन इस लेवल पर उसकी मोटी खाल को पार करना मेरे लिए एक सपने जैसा था। फिर भी एक रास्ता था। जीत का रास्ता उस माँ ने खुद मेरे लिए तैयार कर दिया था। उसके बचाव को तोड़ने का रास्ता, वो घाव जो उस माँ ने उसकी गर्दन के पीछे खोला था। मैं दहाड़ा और रोशनी की किरण की तरह आगे बढ़ा, सीधे उस कोडो के सिर के पीछे। दोनों पंजे पूरी तरह से फैलाए, अंदर घुसाकर घाव को और चीरता हुआ। उस माँ के 3 दिन का शांत, दूर का व्यवहार, उन 4 बच्चों के साथ खाने के लिए भटकना, एक साथ सिमटकर सोना, ये तस्वीरें मेरे दिमाग में एक घूमती हुई लालटेन की तरह चमकी, और मेरा मारने का इरादा उन ऊंचाइयों तक पहुंच गया जिसे मैंने कभी नहीं जाना था। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था, इस कोडो बीस्ट को मारो और उनका बदला लो। 3 या 4 घंटे बाद मैं अर्थ ड्रैगन माँ के शरीर के सामने खड़ा था, अपने पंजे धीरे से उस पर रखे, उसमें बची आखिरी गर्माहट को महसूस कर रहा था। मैंने खुद को दुख में डूबने नहीं दिया। डंजन को आंसुओं की परवाह नहीं है। जैसा उस माँ ने कहा था, मॉन्स्टर्स बॉर्न इन द डंजन कैरी अ कर्स फ्रॉम बर्थ। मौत किसी भी पल आ सकती है, और ये कभी अजीब नहीं होता। मेरा एक ही अफसोस था कि मैं अपने 4 भाई बहनों को बचा नहीं पाया था। माँ, मैं तुम्हारे लिए और उन सब के लिए जीऊंगा। मैंने अपना मुंह खोला और उस माँ के शरीर को काटा। मांस का एक टुकड़ा तोड़ा और उसे निगल गया। मैंने सिसकियों को रोका, हर निवाले के साथ अपने आंसुओं को भी निगल रहा था। किसी ऐसे का मांस जिसे मैं प्यार करता था, इतना आसान या कड़वा लग रहा था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे नीचे उतारा। चाहे मुझे कितनी भी उल्टी आ रही हो, मैं एक निवाला भी बर्बाद नहीं कर सकता था। मेरे पास कोई चारा नहीं था। खून की महक दूसरे मॉन्स्टर्स को खींचती और वो वैसे भी खाई जाती।
3 दिन बाद मैं एक गुफा से बाहर निकला। मेरा लेवल सिर्फ 18 था, लेकिन एक सुपीरियर टीयर मॉन्स्टर के ग्रोथ एडवांटेज के कारण मैं पहले से ही लेवल 30 के नीचे वाले मॉन्स्टर्स का सामना कर सकता था। मैंने अपने पंजे चटकाए और अपने होठों के एक कोने को लड़ाई के लिए तैयार मुस्कान में बदला। सामने फाइले इस अंतहीन डंजन को देखते हुए, आसपास 3 मॉन्स्टर्स, बिल्कुल सही समय। मुझे फिर से भूख लगी है और इसके साथ मैंने बाहर निकलने के लिए अपना पहला कदम उठाया। गुफा छोड़ने के 5 दिन हो चुके थे और आसपास के हर मिनोटॉर को मैंने साफ कर दिया था। आखिरी वाले को खत्म करने के बाद मेरा लेवल 20 पर पहुंच गया। डिंग, नोटिस, करंट लेवल कैप तक पहुंच गए हैं। एक्सपीरियंस गेन रुका हुआ है। लेवल लिमिट बढ़ाने के लिए कृपया एक एवोल्यूशन पाथ चुनें। असेंडिंग कैंडल। ड्रैगन एक यंग कैंडल ड्रैगन के लिए स्टैंडर्ड एवोल्यूशन, जिससे माना कैपेसिटी बढ़ जाती है। माइनर कैंडल ड्रैगन एक जनरल पर्पस एवोल्यूशन, जिससे सेंसेस तेज और रिफ्लेक्सेस फास्ट हो जाते हैं। डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन एक अनकन्वेंशनल एवोल्यूशन पाथ है। मुश्किल हालातों में कुछ समय तक जिंदा रहने के बाद अनलॉक होता है। इससे वाइटैलिटी और एजिलिटी तो बढ़ती है, लेकिन माना कैपेसिटी और फिजिकल ग्रोथ लिमिट हो जाती है। पॉपअप को देखकर मैं पैटर्न समझ गया। हर 20 लेवल्स पर एक टियर आता है। ऊपर जाने के लिए एवोल्यूशन जरूरी है। लेकिन जैसे ही मैं अपने ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था, ऑप्शंस, पीछे से एक जबरदस्त प्रेशर मुझ पर पड़ा। मेरी जिंदा रहने की हर इंस्टिंक्ट पूरी तरह अलर्ट हो गई। मैंने आसपास देखा और ना जाने कब मेरे बिना ध्यान दिए कम से कम 20 सब स्पीशीज कॉटो बीस्ट ने मुझे घेर लिया था और उनके पीछे एक विशाल कॉटो आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर खून की तरह लाल, एक कॉम्बैट स्पेशलाइज सब स्पीशीज कॉटो बीस्ट लीडर, लेवल 88, टाइप रेयर, नियर मिड टियर मॉन्स्टर। ये स्टैट्स देखकर मेरी रूह कांप गई। ये साजिश साफ साफ दिख रही थी। कॉटो बीस्ट लीडर ने जानबूझकर मुझे जाल में फंसाया था। मुझे हैरानी इस बात की थी कि इस क्रीचर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं था, तो फिर कॉटो बीस्ट अचानक मेरे पीछे क्यों पड़ गया? फिर मुझे समझ आया। मैंने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एक्टिवेट किया और बात करने के लिए तैयार हो गया। कॉटो बीस्ट लीडर ने पहले गुस्से से सांस छोड़ी, फिर बोला, सोचा नहीं था कि हमारे इलाके से खाना चुराने वाला इतना छोटा सा बच्चा होगा। इससे सब साफ हो गया। मिनोटॉर्स कॉटो बीस्ट का मेन खाना होते हैं और अपने शुरुआती दिनों में अपनी कॉम्बैट स्किल्स को बेहतर करने के लिए और ग्लटनी स्किल के कारण मेरी भूख आसमान छू रही थी। मैं कई दिनों से लगातार मिनोटॉर्स का शिकार कर रहा था, जिससे पूरे एरिया में उनकी गिनती तेजी से कम हो गई। इससे उस एरिया के कॉटो बीस्ट के लिए खाने की सख्त कमी हो गई। अभी मैं इस पर सोच ही रहा था कि मैंने बस कंधे उचकाए। कमजोरी दिखाओगे तो लोग तुम्हें कुचल देंगे, यही यहाँ का नियम है। ये सच्चाई डंजन में खास तौर पर लागू होती है। मैंने अपने पैर जमाए और गर्दन टेढ़ी की। हाँ, वो मैं ही था। तुम्हारे कॉटो बीस्ट ने मेरी माँ को खाया था, नहीं? तुम लड़ना चाहते हो? मैं यहीं हूं। ये कहते ही मेरे पूरे शरीर से नीली हरी रोशनी निकलने लगी और मैंने ऐसा पोज बनाया जैसे मैं उन सबको चीर फाड़ दूंगा। अंदर ही अंदर मैं पहले ही भागने का प्लान बना रहा था। कॉटो बीस्ट लीडर को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक छोटा सा जीव जो उसके एक दांत तक नहीं पहुंचता इतना घीट होगा। उसने दहाड़ मारी, आगे बढ़ा और ग्राउंड श्रिंक स्किल एक्टिवेट की। वो विशाल जीव गायब होकर अगले ही पल ठीक मेरे सामने आ गया, जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। उसी समय मुझे घेरे हुए दर्जनों कोडो बीस्ट्स ने एक साथ दहाड़ मारी और मुझे लगा जैसे मेरे चारों हाथ पैरों से जान निकल गई है। मैं 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। मेरे लेवल से इतने ऊपर के कोडो बीस्ट का एक ही वार और सब कुछ खत्म हो जाता। उस पल मेरे दिमाग में अनेकों तरकीबें आईं और सभी तुरंत बेकार हो गईं। कोई प्लान नहीं था, बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर न जाने कहां से एक नीली रोशनी का पिलर तेजी से आया और उसने बेखबर कॉटो बीस्ट लीडर को पूरा निकल लिया और उसके सबसे पास वाले कॉटो बीस्ट को चीखने का मौका तक नहीं मिला। वो उसी जगह राख हो गए। जैसे ही वो झुलसा देने वाली लहर शांत हुई, दूर से कदमों की एक आवाज गूंजी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पहाड़ के पैर निकल आए हों। हर कदम से जमीन में तेज झटके लग रहे थे। मेरी हर इंस्टिंक्ट एक ही लाल अलार्म बजा रही थी, मैं मर जाऊंगा। जैसे जैसे कदमों की आवाज पास आई, मैंने अपने 2 जन्मों की सारी हिम्मत इकट्ठी थी और पीछे देखा। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। एक पहाड़ों की श्रृंखला जितना विशाल और ऊंचा आकार मेरी नज़रों के सामने आ गया। सबसे पहली चीज जो मैंने देखी वो उसका चेहरा नहीं था,
वो मेरी स्किल ट्रूथ से मिली डेटा की पहली लाइन थी। टारगेट लेवायथन, लेवल 355, टाइप सुपीरियर टियर मॉन्स्टर। उसके एट्रीब्यूट्स इतने ज़्यादा थे कि ट्रूथ उसके लेवल और टियर के अलावा कुछ भी रजिस्टर नहीं कर सका। मैंने अपनी सांस रोक ली। सोचने का समय नहीं था, ये सोचने का भी नहीं कि एक डंजन बॉस यहाँ पहले फ्लोर पर क्या कर रहा है। जैसे जैसे कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दूर होती गई, जब पूरी तरह से शांत छा गई, तभी मैंने सांस लेने की हिम्मत की। उस धमाके से मेरा दाहिना पैर जख्मी हो गया था। कुछ देर सोचने के बाद मैंने यहीं और अभी इवॉल्व होने का फैसला किया। ये कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई और मॉन्स्टर नहीं है, मैंने एवोल्यूशन ऑप्शंस फिर से खोले। फ्लेजलिंग कैंडल ड्रैगन सबसे आम एवोल्यूशन है, लेकिन इससे डंजन की तंग जगहों में शरीर का आकार बढ़ जाता है। इससे मुझे ही दिक्कत होती, इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठता। सारे डिस्क्रिप्शंस ध्यान से पढ़ने के बाद मैंने डिग्रेडेड कैंडल ड्रैगन को चुनने का फैसला किया। स्टैट्स के हिसाब से देखा जाए तो भले ही ये ब्लड लाइन को कमज़ोर करता है, लेकिन आखिर में ये है तो एक कैंडल ड्रैगन ही, जिसे भविष्य में एक असली कैंडल ड्रैगन में वापस बदलने का रास्ता खुला रहता है। और इसके स्टैट्स काफ़ी बैलेंस्ड हैं। हमेशा बदलते डंजन में जिंदा रहना किसी एक एबिलिटी में माहिर होने से नहीं होता, ये ज़्यादा ऑप्शंस होने के बारे में है। ये तय करके मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। नोटिफिकेशन, एवोल्यूशन कमांड मिल गया है। एवोल्यूशन 10 सेकंड में पूरा हो जाएगा। Mein Pelgei. Dart, Tant, Kuhn Cabana, Zacka, Sapkush Gayapoga. Mere Kamsur Sherie में Garm und Ubalta हुआ खून बह गया। पुरानी खाल उतारने लगी, उसकी जगह नॉइस केस आ रही थी। इस एहसास को महसूस करने का मुझे वक्त नहीं मिला और ये खत्म हो गया। डिंग! लेवल बढ़कर 8 हो गया। मेरी आसमानी रंग की स्केल्स अब गहरी बैंगनी हो गई थी, जो पहले से ज़्यादा मजबूत दिख रही थी। बाकी सारे स्टैट्स भी बढ़ गए थे। ड्रैगन विजन और परसेप्शन दोनों के तेज होने से मैं साफ महसूस कर सकता था कि लेवायथन की मौजूदगी से फ्लोर 1 पर मॉन्स्टर की आबादी खत्म हो रही थी और जो भी जिंदा था वो घबराकर भाग रहा था। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि लेवायथन, एक डंजन बॉस, फ्लोर 1 पर क्यों आया था, लेकिन मैं एक बात जानता था, पहला फ्लोर अब पूरी तरह बदलने वाला था। यही सोचकर मैंने अपना फैसला किया, अब फ्लोर 2 पर जाने का समय आ गया है। माँ को खोने के कुछ ही समय बाद मुझे फ्लोर 2 का प्रवेश द्वार पहले ही मिल गया था। मैं अब तक वहाँ इसलिए नहीं गया था क्योंकि वजह साफ थी। एक बार आप फ्लोर 2 पर उतर गए तो आप फ्लोर 1 पर वापस नहीं आ सकते। मुझे अभी भी नहीं पता था कि लेवायथन यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन अगर हालात ने मुझे मजबूर नहीं किया होता तो मैं इतनी जल्दी नीचे नहीं जाता। कुछ मिनट बाद मैं रास्ते की मुहाने पर खड़ा था, नाक बंद की, आंखें बंद की और सीधे नीचे कूद गया। लंबी गहराई में गिरने के बाद मैंने एक साफ लैंडिंग की उम्मीद की थी। इसके बजाय एक इंसानी कवच के टुकड़े ने लैंडिंग को बिल्कुल भी आसान नहीं होने दिया। लेकिन इससे मुझे एक बात का एहसास हुआ, क्या इंसान सच में इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली प्रजाति है? मैंने पैदा होने के बाद से एक भी इंसान नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे पीछे 7 या 8 मीटर दूर से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई। ये सोचकर कि कोई मॉन्स्टर घाट लगाने की कोशिश कर रहा है, मैं चौकन्ना होकर घूम गया। और जैसे ही मैं घूमा, मेरे दिल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। ज़्यादा दूर नहीं, एक बंद गली के कोने में एक छोटी सी दुबली पतली लड़की थी। पुनर्जन्म के बाद ये पहला इंसान था जिससे मैं मिला था, और ऊपर से वो खूबसूरत भी थी। मेरे जैसे इंट्रोवर्ट के लिए, जो 2 जन्मों से अकेला था, कल्पना के घोड़े दौड़ने लगे। लेकिन जैसे ही मैंने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, वो लड़की डर से चीखी और जमीन पर गिर गई। घबराहट में पीछे खिसकने लगी, बेचैनी से पैर मारते हुए। लेकिन ठीक उसके पीछे एक पत्थर की दीवार थी, जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसका रिएक्शन देखकर मैं हैरान रह गया। मेरा ये छोटा सा गोलमटोल रूप तो किसी भी लड़की को प्यारा लगना चाहिए था, है ना? मैं जमीन पर झुक गया और उसकी तरफ ऐसे बढ़ा जैसे कोई सड़क पर आवारा बिल्ली के पास जाता है। हे, मेरा कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है। मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम यहाँ कैसे पहुंची। क्या तुम मुझे समझ सकती हो? लड़की और भी डरी हुई लग रही थी, अपने मुंह में कुछ बड़बड़ा रही थी। लड़ो और शायद बच जाओ, नहीं लड़ोगे तो ज़रूर मर जाओगे। मास्टर गिंगे, मुझे शक्ति दो। ऐसे शब्द जिनका मेरे लिए कोई मतलब नहीं था। परेशान होकर मैंने खुद को समझाने के लिए उसके पास जाने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही मैं 2 मीटर के दायरे में आया, उसने अचानक हमला कर दिया। अपनी पूरी ताकत से एक राउंड हाउस किक मारी। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, और इतने पास से वो किक ठीक मेरे सर के सबसे कमज़ोर हिस्से पर लगी। तब मेरी आंखों के सामने एक लाइन आई, HP-1। मैं सोचे बिना नहीं रह सका। कितनी कमज़ोर। मैंने ट्रूथ खोला और उसके स्टैट्स चेक किए। बेचारी कहना भी कम होगा। टारगेट एक्टिव ड्यूटी बैटल मंक, लेवल 19। टाइप कॉमन ऑन ह्यूमन फीमेल। रिप्रोडक्टिव वैल्यू अबव एवरेज। ऐसे स्टैट्स के साथ तो वो फ्लोर 1 पर भी नहीं टिक पाती, और मैं सच में नहीं समझ पा रहा था कि वो फ्लोर 2 तक कैसे पहुंची। वो लड़की अब जमीन पर झुकी हुई अपना पैर पकड़े हुए थी। साफ दिख रहा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। किक ने मुझे कुछ नहीं किया था, लेकिन उसके दाहिने पैर में बुरी तरह मोच आ गई थी। लेकिन अगले ही पल चोट को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए वो एक पागल की तरह पास की सुरंग की तरफ भागी। मैं उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ऊपर से ब्लड फैंग स्पाइडर्स लगातार गिरते रहे, बार बार मेरा रास्ता रोकते हुए। डंजन के मॉन्स्टर्स लाइफ एसेंस के आधार पर शिकार करते हैं, जिसका मतलब था कि वो कमज़ोर इंसान उनकी दिलचस्पी से बाहर थी। वो सब इसके बजाय मुझ पर झपटे। ऐसा नहीं कि उनसे कोई असली खतरा था, लेकिन उनकी वजह से मैं उस लड़की को पूरी तरह खो बैठा। मैं बहुत निराश था। वो यहीं थी, और बस ऐसे ही वो चली गई। 5 दिन बीत गए, और मैंने धीरे धीरे फ्लोर 2 पर अपने पैर जमा लिए। फ्लोर 1 के विपरीत यहाँ के मॉन्स्टर्स बहुत ज़्यादा किस्म के थे। लगभग हर दिन मैं ऐसी प्रजातियों से टकराता था जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और उनमें इंसान भी शामिल थे। सिवाय इसके कि मुझे जो भी इंसान मिला वो या तो लाश था या हड्डियों का ढेर। उस दिन की लड़की अभी भी मेरे दिमाग में थी, ज़्यादातर इसीलिए क्योंकि वो इंसान थी। पिछले कुछ दिनों में मैं फ्लोर 2 पर एक से ज़्यादा बार इंसानी अवशेषों से टकराया था, और यहाँ तक कि बहुत सारे इंसानी पैरों के निशान भी मिले, जो कम से कम 200 से 300 लोगों के ग्रुप का इशारा दे रहे थे। फिर भी मैं उन्हें बहुत खोजना चाहता था। डंजन का माहौल साफ तौर पर इंसानों के लिए नहीं बना है। अगर उनके पास अंदर आने का साधन था, तो लॉजिक कहता है कि उनके पास बाहर जाने का भी साधन होगा। कम से कम लॉजिक तो यही था, और इस संभावना का ही मैं कब से इंतजार कर रहा था। बदकिस्मती से दिनों तक इंसानी निशानों का पीछा करने की कोशिश से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ और अवशेष मिलते गए, एक के बाद एक। फिर जैसे ही मैं गुफा से निकलने वाला था, एक सुई जैसी चुभने वाली ठंडक मेरी पीठ से नीचे तक गई। मेरे दिमाग से पहले मेरे शरीर ने रिएक्ट किया। एक साइड रोल, बिल्कुल सहज। हवा का एक बहुत ही आक्रामक झोंका मेरे सर के पास से गुजरा, और पत्थर की दीवार में कई फुट लंबे 4 गहरे निशान बना दिए, जैसे पत्थर कागज हो जिसे एक बिल्ली ने नोच दिया हो। सोचने का समय नहीं था। मैंने तुरंत ड्रैगन विजन से मिली तेज सुनने की शक्ति को एक्टिवेट किया, और थोड़ी दूर पर एक छोटे से जीव को महसूस किया, जो एक अविश्वसनीय गति से मेरी तरफ आ रहा था। जब तक मैं इसे समझ पाता, वो जीव मेरी पीठ से 50 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था। मेरी रूह कांप गई। पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था। एक और साइड रोल। तेज पंजे बाल बराबर फासले से मेरे चेहरे पर लगी स्केल्स को रगड़ते हुए निकल गए, और जब मैं लुढ़ककर अलग हुआ तो मैंने अपने चेहरे पर 4 घाव पाए। 2 वार, और तुम अभी भी सांस ले रहे हो। कोई हैरानी नहीं कि तुमने मेरे इलाके में घुसने की हिम्मत की। लगता है तुम्हारे पास सच में कुछ स्किल्स हैं। एक लड़की की आवाज़ अंधेरे से आई। वो 4 पैरों वाला जीव अंधेरे में छिपा हुआ था, और अपने पंजों से खून चटने के बाद वो एक इंसान की तरह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। मुझे लगता है तुम्हारे पास टेलीपैथिक कम्युनिकेशन स्किल है, तो हम बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, तुम मेरे इलाके में आए हो, तो जिंदा बाहर जाने की उम्मीद मत करना। मैं आओ। मैं उसे साफ नहीं देख सकता था, लेकिन मैं बता सकता था कि वो जीव मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। जैसे ही उसने ये शब्द खत्म किए, वो परछाई अंधा कर देने वाली रफ्तार से मुझ पर झपटी, इतनी तेज कि नंगी आंखें मुश्किल से देख सकती थी। एक ही जीव से ऐसा एहसास हो रहा था जैसे दर्जनों ने मुझे एक साथ घेर लिया हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा सामना ऐसे दुश्मन से होगा जिससे निपटना नामुमकिन हो। जब तक मैं अपने ज़रूरी अंगों को बचाता रहा और एक हिट किल से बचता रहा, मैं जल्दी नहीं मरूंगा। लेकिन इस जीव की बेहिसाब रफ्तार ने मुझे लगभग पूरी तरह लाचार कर दिया था। अगर ये चलता रहा तो देर सवेर मैं मार दिया जाऊंगा, और ये जीव साफ तौर पर मुझे मारने के इरादे से आया था। एक ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जिसमें जीत नहीं सकता था, मैंने बिना हिचकिचाए ट्रूथ में स्किल ट्री मैप खोल लिया।
मैंने पहले भी स्किल ट्री का अध्ययन किया था। भले ही ये जटिल लगता था, ज्यादातर स्किल्स बस मौजूदा स्किल्स के अपग्रेड या ब्रांचेस थे और बिना प्री रेक्विजिट्स के अनलॉक नहीं किए जा सकते थे। लेकिन बेस लेवल स्किल्स वो मैंने बहुत पहले ही ठीक ऐसे ही पल के लिए याद कर लिए थे। अनलॉक ड्रैगन परसेप्शन, एक अनलॉक पॉइंट इस्तेमाल हुआ, अनलॉक्ड। अनलॉक मेंटल फोकस, एक अनलॉक पॉइंट इस्तेमाल हुआ, अनलॉक्ड। अनलॉक पल्स, 5 स्किल ट्री पर दौड़ गई। जब ड्रैगन परसेप्शन और मेंटल फोकस के नोट्स चल उठे, मेरी आंखें झट से खुल गई और एक पल में दुनिया अलग दिखने लगी। मैं घूमा और अपने पीछे खाली हवा में एक मुक्का मारा। एक तेज टक्कर हुई और एक परछाई दूर जा गिरी। बिना एक शब्द कहे मैंने ड्रैगन ब्रेथ का एक झोंका छोड़ दिया। उस जीव को चीखने का भी समय नहीं मिला। नीली आग के एक सैलाब ने पल भर में पूरे अंडरग्राउंड चेंबर को निगल लिया। मैंने अपनी सांस थामी और जल्दी से अपने स्टैट्स चेक किए। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस पर सोचने का समय नहीं था। मैंने देखा कि मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बढ़े थे, जिसका मतलब था कि टारगेट मारा नहीं था। मेरा दिल उछल गया। वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का आमने सामने का वार कोई मामूली बात नहीं थी। मैं आगे बढ़ा जब तक मुझे कोने में जला हुआ जीव नहीं दिख गया। तभी जाकर मेरे दिल को सुकून मिला। लेकिन जैसे ही मैंने साफ तौर पर देखा कि वो क्या था, मेरे अंदर कुछ अजीब सा हुआ। म्यूटेंट मॉन्गूज, लेवल 51, ह्यूमनॉइड टाइप, लेजेंडरी मिड टियर मॉन्स्टर, रूप बदला हुआ। रिप्रोडक्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पॉपअप को देखते हुए एक ऐसा दर्द जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, मेरे सीने में उठा। मैंने लगभग एक मंगूस को मार ही दिया था। मंगूसेस डंजन के फ्लोर 2 पर आम मॉन्स्टर होते हैं। बिल्ली जैसा रूप, लेकिन चेहरा इंसान से मिलता जुलता और 2 पूंछ। इसे एक आम साधारण मॉन्स्टर से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे एक ऐसी मंगूस मिलेगी जिसने अपना रूप बदलने की प्रक्रिया पूरी कर ली हो। बिल्ली के कान और पूंछ के अलावा उसका हर हिस्सा पूरी तरह इंसानी लग रहा था, चाहे आप कैसे भी देखें। भले ही उसका 80% से ज़्यादा शरीर जला हुआ था, आप अब भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि वो पहले कैसी दिखती थी। और मैं, जिसने कभी दुश्मन को ख़त्म करने में हिचकिचाहट नहीं की, खुद को आखिरी वार करने में असमर्थ पा रहा था। देरी किस बात की, बस मुझे मार दो। म्याओ। मंगूस ने नफ़रत से मुझे घूरा और मैं सच में चौंक गया। काफ़ी देर तक सोचने के बाद आखिरकार मुझे एक अजीब सा बहाना मिल ही गया। बिल्ली का मांस स्वादिष्ट नहीं होता, बहुत खट्टा और फूला हुआ, और मुझे ये इतने दुबले पसंद नहीं। रूप बदली मंगूस ने ठंडी सांस छोड़ी। क्या मैं तुम्हें लाचार दिख रही हूं, इसलिए तुम्हें मुझे खाने में बुरा लग रहा है? आज मुझे छोड़ दो और अगली बार मैं तुम्हें मारूंगी। म्याओ। मैंने बिना सोचे समझे उस धमकी को टाल दिया। मुझे जिस बात ने सच में हैरान किया वो ये थी, तुमने अभी मुझ पर हमला क्यों किया? मैं ड्रैगन ऑरा को 24 घंटे लेवल 2 पर एक्टिव रखता हूं। इससे नुकसान नहीं होता, लेकिन ये दूसरे मॉन्स्टर्स को इशारा देता है कि मैं उलझने लायक नहीं हूं। इसलिए ज़्यादातर मॉन्स्टर्स मुझ पर पहले हमला करने की हिम्मत नहीं करते। जब उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने सवाल दोहराया। इस बार मेरी आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। लड़की के रूप वाली मंगूज ने मुझे घूरा। साफ था कि वो जवाब नहीं देना चाहती। तुम मेरे इलाके में आए और फिर तुमने मेरे इलाके में ही पेशाब किया। मैं और किस पर हमला करती? मैंने पलक झपकाई, ये सोचते हुए कि मैं इस गुफा में पहले आया ही क्यों था। हाँ, मैं वही कर रहा था। बिल्ली जाति के जीवों में अपने इलाके को लेकर सच में बहुत तेजी होती है, लेकिन ये तो डंजन था। क्या बाहर के जानवरों की प्रवृत्तियां यहाँ सच में काम करती हैं? और सबसे ज़रूरी बात, मादा बिल्लियों में भी इलाके को लेकर इंस्टिंक्ट होती है। ये सब इतनी मामूली बात पर। मामूली? तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हें फ्लोर 2 पर एक डोमिनेंट टियर मॉन्स्टर का दर्जा मिलना चाहिए, और तुम्हें इतनी मामूली बात भी नहीं पता। म्याओ। असल में मुझे डंजन में 1 महीने से भी कम हुआ है। क्या? नामुमकिन। बाहर की दुनिया बहुत बेहतर है। जंगलों में आज़ादी से घूमने को मिलता है। कुछ को तो इंसान सवारी के लिए भी चुनते हैं, फिर कभी खाने की चिंता नहीं होती। क्यों? कोई ऐसी घटिया जगह पर आएगा? म्याओ। क्या सच में बाहर इतना अच्छा है? मंगूस की बातों से मुझे हंसी आ गई। जंगली वन के मॉन्स्टर्स शायद कभी भूखे ना रहें, लेकिन डंजन के कठोर अनुभव के बिना जब इंसान उन पर हमला करते हैं तो वो बिल्कुल लाचार हो जाते हैं। और जहाँ तक किसी की सवारी बनने की बात है, शायद कुछ इंसान अपनी सवारियों का ध्यान रखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर के लिए इसका मतलब है आज़ादी छिन जाना और बिना किसी दया के उनका इस्तेमाल होना। ये किसी पिंजरे में बंद मुर्गे से अलग नहीं है जो कटने का इंतज़ार कर रहा हो।
डंजन में 1 महीना, और सबसे साफ बात जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है, डंजन मॉन्स्टर्स के लिए एक गंदी बस्ती है, लेकिन ये एक ऐसी जगह भी है जो सच में उनकी है। मैंने उसे ये सब समझाने की जहमत नहीं की। लड़की के रूप वाली मॉन्गूस अब साफ दिख रहे दर्द में तड़पने लगी थी। तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? मैं हार गई, बस मुझे मार दो। क्या तुम्हें मुझे तड़पते हुए देखकर मज़ा आ रहा है? म्याओ। उसकी आवाज़ में डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि वो ऐसी लग रही थी जैसे किसी को आखिरकार आराम करने की इजाज़त मिल गई हो। इससे मुझे उस पालने वाली माँ की कही एक बात याद आई। हम मॉन्स्टर्स डंजन में पैदा होते हैं। ये एक श्राप है जो हम पैदाइश से झेलते हैं। लंबे समय तक मैंने टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करने से बचा। डर था कि मॉन्स्टर्स की मरने की गुहार सुनकर मैं नर्म पड़ जाऊंगा। चाहे मैं कुछ भी बन गया होता, अंदर से मैं अभी भी इंसान था, जिसमें बुनियादी सहानुभूति और दया थी। लेकिन इस जगह ये एहसास मुझे मरवा रखा कि शायद ये कुछ और ही था। लेकिन मंगूस की इस दयनीय हालत को देखकर मैं हिचकिचाने लगा। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था कि उसे बस जाने दूं, ताकि वो किसी दिन वापस आकर मुझे मार दे। जैसे ही मैंने उसे ख़त्म करने के लिए अपना पंजा उठाया, एक ज़ोरदार धमाके ने डंजन को हिला दिया और मेरा पंजा हवा में ही रुक गया। फिर डंजन का पूरा दूसरा फ्लोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे दुनिया अपनी धुरी से हट रही हो। वो इंसान फिर से शुरू हो गए। उन्हें सच में मरने का शौक है। मॉन्गूस की बातों ने मेरे अंदर एक उत्साह जगा दिया। मैंने तुरंत पूछा, कौन से इंसान? कुछ समय पहले इंसानों ने डंजन को साफ करने की एक और कोशिश की, और फ्लोर 2 के बॉस ने उन्हें फिर से बुरी तरह कुचल दिया। मियाओ। कुछ जो लीडर जैसे दिख रहे थे, ग्रुप के सबसे यंग मेंबर्स के साथ भाग गए। बाकी मजबूत लोग पीछे रह गए, फ्लोर 2 पर फंसे हुए। वो तब से फ्लोर 2 से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बॉस को कैसे हरा सकते हैं? मियाओ। हर कोशिश में उनके और लोग मारे गए। इतना बड़ा झटका। हाय, शायद वो सब मिलकर आखिरी निराश कोशिश कर रहे हैं। बस कुछ ही वाक्यों में उसने कई ऐसे शब्द कह दिए थे जिनकी मुझे सबसे ज्यादा परवाह थी। जैसे ही मैं और गहराई में जाने वाला था, मेरे पास की पत्थर की दीवार अंदर की तरफ फट गई और एक सुंदर नौजवान सोने की एक बड़ी तलवार पकड़े हुए अंदर घुसा। मेरा पहला जिंदा इंसान झटका मुझे तुरंत लगा। उस नौजवान ने मुझे और मॉन्गूस को उसी पल देख लिया और उसका चेहरा जम गया और उसने तुरंत उस छेद की तरफ चीखा जहां से वो घुसा था। कैप्टन, यहाँ! मॉन्स्टर्स हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगा। आप बॉस पर ध्यान दो, मॉन्स्टर्स को मुझ पर छोड़ दो। इसके साथ वो एक ऐसी मुद्रा में आ गया जिससे साफ था कि हम में से एक ही बचकर जाएगा। उसकी आंखों में जल रही नफरत ने मुझे सच में उलझन में डाल दिया। मैंने समझाने के लिए मुश्किल से अपना मुंह खोला था। जब नौजवान ने मुझे बोलते हुए सुना तो शांत होने के बजाय वो और भी जोश में आ गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया और वो बड़बड़ाने लगा। एक मिथिक टियर का यंग मॉन्स्टर, अगर हम इसे यहाँ नहीं निपटते, अगली बार जब हम इस फ्लोर पर आएंगे तो हमें 2 का सामना करना पड़ेगा। हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। हमारे बाद आने वालों के लिए मुझे इसे यहीं रोकना होगा, भले ही इसके लिए मेरी जान चली जाए। मेरे दिमाग में निराशा का तूफान आ गया। क्या तुम अभी सीरियस हो? वो छोटा सा मोनोलॉग तो दिल को छू गया। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए। हे, क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? नौजवान की बड़ी तलवार से एक तेज आवाज आई और उसके शरीर के हर रोम से एक उफान भरी जबरदस्त लड़ाई की इच्छा निकलने लगी। उससे निकलने वाली एनर्जी पल भर में 10 गुना बढ़ गई। फिर वो एक कमान से छोड़े गए तीर की तरह आगे बढ़ा। पलक छपकते ही दूरी तय कर ली। टारगेट होली नाइट, लेवल 32, 1 क्लास एडवांसमेंट टाइप, एलीट टियर ह्यूमन। उसके ज़्यादातर स्टैट्स मेरे से बेहतर हैं। पूरी ताकत पर मेरे स्किल एडवांटेजेस ने उसे आसानी से हरा दिया होता, लेकिन मैं जख्मी था और सीधा मुकाबला करना संभव नहीं था। इसके अलावा मेरा एक इंसान से लड़ने का कोई इरादा नहीं था। जिन 2 सेकंड में मैं हिचकिचाया, मैंने आने वाली वहां से बचकर मॉन्गूस को उसकी गर्दन से पकड़ा, उसे अपने कंधे पर उठाया और बॉस और उस नौजवान से सबसे दूर दिशा में तेजी से भागा। मॉन्गूस को साफ तौर पर इसकी उम्मीद नहीं थी। एक पल वो जमीन पर थी, अगले ही पल उसे बिना किसी वजह के उठा लिया गया था। तुम क्या कर रहे हो म्याओ? मैं तुम्हें इससे बचने नहीं दूंगी। होश खो चुकी मॉन्गूस ने मेरे नंगे सिर पर काटा और पंजे मारे। चुप रहो, मैं गुर्राया, फिर ऊपर हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन की खाल पकड़ ली। मंगूस का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसका एक बचा हुआ कान झुक गया और उसका शरीर जैसे जम गया हो। नौजवान पहले से ही मुझ पर हावी था। सोने की तलवार के वारों की बारिश हो रही थी। मैं एक तरफ बच गया और अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहा था।
अगर मैं पूरी ताकत में होता तो तुम जैसा कोई मामूली इंसान मेरा पीछा नहीं कर रहा होता। थक हार कर मेरे पास चुपचाप अपना घमंड निकलने और अपनी आखिरी बूंद तक एनर्जी के साथ भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। और इस तरह पीछा शुरू हुआ, इंसान और ड्रैगन एक दूसरे के पीछे। रोशनी की 2 लकीरें डंजन से गुजरती हुई एक भयानक पीछे पीछे में बंधी हुई। मैंने सोचा था कि वो नौजवान थोड़ी देर बाद हार मान लेगा, लेकिन 2.5 घंटे तक लगातार पीछा करने के बाद भले ही वो साफ तौर पर थक चुका था, उसने हार नहीं मानी। अब मैं सच में गुस्से में था। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो अगला वार उसका आखिरी और सबसे खतरनाक होगा। अगर वो अब पीछे हट जाता तो मैं बस चला जाता और अपनी मेहनत बचा लेता, लेकिन अगर उसने सब कुछ एक ही वार में झोंकने की हिम्मत की तो मैं उसका सर जरूर फोड़ देता। जैसा कि होना था, जैसे ही मैंने ये फैसला किया, ये देखने का इंतजार करते हुए कि वो नौजवान क्या करेगा, उसने एक ललकार भरी। उसके शरीर की हर नस एक साथ फट गई। उसने अपनी लड़ाई की इच्छा की आखिरी बूंद तक सोने की बड़ी तलवार में डाल दी। नौजवान के आखिरी सब कुछ निगल लेने वाले वार का सामना करते हुए मैंने एक थकी हुई सांस छोड़ी। अनलॉक इनविंसिबिलिटी। 5 अनलॉक पॉइंट्स इस्तेमाल हुए। स्किल इनविंसिबिलिटी लेवल 1 अनलॉक्ड। उस पल में मैं एक तोले का गोला बन गया, सीधे तलवार की रोशनी के रास्ते में। एक ही झटके में तलवार की रोशनी चावल के कागज की तरह टूट गई। उसमें एक घुमावदार छेद हो गया। वो नौजवान कभी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि जिस जीव का वो अभी पीछा कर रहा था वो अचानक मुड़कर उस पर सीधा हमला कर देगा। ये तो छोड़ ही दो कि उसकी लड़ाई की इच्छा और मना से भरा वार इतनी आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उसके पास इस सब को समझने का समय नहीं बचा था। एक टक्कर की आवाज़, मेरा सख्त सिर नौजवान के पेट में पूरी ताकत से लगा और उसने एक दर्दनाक चीख मारी। उसका शरीर एक चक्री की तरह घूमता हुआ पीछे की तरफ उड़ा, एक के बाद एक दर्जनों मोटे पत्थर के खंभों को तोड़ता हुआ, जब तक कि आखिर में वो एक पत्थर की दीवार से टकराकर रुक नहीं गया। जब इनविंसिबिलिटी खत्म हुई, मैं पूरी तरह से गिर गया। मेरा शरीर जमीन में मिल सा गया। मुझे लगा कि आखिरकार मैं सांस ले पाऊंगा, लेकिन लेवल अप नोटिफिकेशंस की एक झाड़ी ने मुझे मार दिया और मेरा सिर फिर से घुमा दिया। इवॉल्व होने के बाद से हर लेवल के लिए ज़रूरी एक्सपीरियंस आसान छू गया था और मल्टीप्लायर्स हद से ज़्यादा बढ़ गए थे। बहुत समय हो गया था जब मैंने लगातार कई लेवल अप्स देखे थे। इस इंसान की लड़ाई की शक्ति लगभग एक कॉर्टू बीस्ट के बराबर थी, और फिर भी इस कमज़ोर समझे जाने वाले इंसान ने मुझे एक ही झटके में 6 लेवल ऊपर पहुंचा दिया था। पोस्ट एवोल्यूशन लेवल 11 से सीधे लेवल 17 तक, लगभग 12,000 एक्सपीरियंस टोटल। ऐसा लग रहा था जैसे सिस्टम मुझे इंसानों को मारने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हो। टिंग, मेन क्वेस्ट अनलॉक, फ्लोर 2 बॉस मेड्यूसास हेड को हराओ, क्वेस्ट रिवॉर्ड 50 अनलॉक पॉइंट्स। उस नोटिफिकेशन ने मुझे सीधा खड़ा कर दिया। हर चीज से बचने के बाद, हर मौत के करीब की लड़ाई से निकलने के बाद, जो 5 पॉइंट्स मैंने अभी कमाए थे, उन्हें मिलाकर मैंने कुल 35 अनलॉक पॉइंट्स इकट्ठे किए थे, और ये एक अकेला क्वेस्ट 50 दे रहा था। तभी पीछे से मोंगूस की आवाज आई। मैं घूमा। वो मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रही हो जिसका अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है कि जब तुमने उस इंसान को मारा तो तुम्हारी सारी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं, और तुम्हारी शक्ति अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? एक ही बार में? मोंगूस साफ तौर पर हैरान थी। किसी भी आम तर्क के हिसाब से एक मॉन्स्टर की ग्रोथ किसी भी जीवित प्राणी की तरह होती है, स्थिर और धीरे धीरे। लेकिन उसके सामने इस यंग ड्रैगन ने एक ही इंसान को मारा था, और ना सिर्फ उसके घाव गायब हो गए, उसकी शक्ति पल भर में बढ़ गई थी। उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। उसके हैरान और डरे हुए सवालों का सामना करते हुए मैंने अपना चेहरा शांत रखा। तो क्या तुम यहाँ मरना चाहती हो या मेरे साथ आकर फ्लोर 2 के बॉस को मारना चाहती हो? क्या तुम पागल हो गए हो? वो फ्लोर 2 का बॉस है। वो एक ही जगह इसलिए रहती है क्योंकि वो हिल नहीं सकती। वो तीनों प्रवेश द्वारों की रक्षा करती है। फिर कुछ समझ आया? मोंगूस ने मुझे हैरानी से देखा, और एक लंबी चुप्पी के बाद उसने आखिरकार पूछा, मुझे ये मत कहना कि तुम मेडुसा के सर को मारने का प्लान बना रहे हो, सिर्फ फ्लोर 3 तक पहुंचने के लिए। म्याओ। मैंने शब्दों से जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया और सिर हिलाया। मोंगूस ने अपने जले हुए घावों को नजरअंदाज किया और अपनी आवाज ऊंची की। तुम्हारी अभी की ताकत से तुम मुझे भी बिना पसीना बहाए को चल सकते हो। जब तक तुम मेड्यूसा के सर के पास नहीं जाते, तुम इस पूरे फ्लोर पर बिना किसी विरोध के राज कर सकते हो।
बिना किसी वजह के खुद को खतरे में क्यों डाल रहे हो? म्याओ। तुमने अभी कहा था कि वो इंसान फ्लोर के बॉस से इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो डंजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मोंगूस पूरी तरह समझ गई। ये मत कहना कि तुम सच में डंजन छोड़ना चाहते हो। मैं समझदारी से मुस्कुराया, तो और गहराई में जाना ही। रास्ता है, मुझे बताओ डंजन से बाहर कैसे निकलते हैं? क्या तुम मुझे धोखा देकर बुलवाना चाहते हो म्याऊ? अगर हाँ तो क्या? तुमने पहले ही राज खोल दिया है, तो अब मुझे सब कुछ बता दो। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मोंगूस चिढ़कर बोली। ठीक है, मत करो। मेरे पास एक ऐसी स्किल है जो सीधा दिमाग पढ़ सकती है, हालांकि इसे बहुत दर्द होता है। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं खुद जान लूंगा। मोंगूस का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसी स्किल्स डंजन में नई नहीं है। फ्लोर 3 से आगे कुछ साइकिक टाइप मॉन्स्टर्स इन्हें यूज करते हैं। उसकी हिचकिचाहट देखकर मैंने बात आगे बढ़ाई। अगर तुम मुझे बताओगी और मेरे साथ काम करोगी तो मैं ना सिर्फ तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा बल्कि तुम्हारी सारी चोटें ठीक कर दूंगा। एक हाथ से फायदा, दूसरे से धमकी। मुझे पता था ये कैसे काम करता है। असल में मेरे पास मेमोरी एक्सट्रैक्शन स्किल थी, पर इसकी कीमत 20 अनलॉक पॉइंट्स थी। अगर मैं उन्हें बचा सकता तो ज़रूर बचाता। ये सुनकर मोंगूस के कान खड़े हो गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। संभाल कर, पर उत्सुकता से। क्या तुम सच कह रहे हो म्याओ? मैंने अपनी छाती ठोकी। एक बार किया गया वादा वापस नहीं लिया जाता। हमारी बातचीत से मुझे पता चला कि डंजन के अंदर और बाहर आने के कई रास्ते हैं। इंसान ज्यादातर स्पेशल ट्रांसफर मैजिक यूज करते हैं, पर मॉन्स्टर्स के लिए वो जादू सीखना लगभग नामुमकिन है। जो मॉन्स्टर डंजन में फंस गया हो, उसके लिए बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। फ्लोर 1 से लेकर फ्लोर 5 तक लड़ते हुए जाओ, और एक बार जब तुम फ्लोर 5 के फाइनल बॉस को हरा दो तो तुम डंजन छोड़कर बाहर की दुनिया में जा सकते हो। लेवियाथन की अटूट ताकत को याद करके मैं कांप उठा। तुम्हारे चेहरे के ये भाव, क्या तुमने सच में लेवियाथन को कहीं देखा है? म्याओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वो सवाल पूछा जो मुझे परेशान कर रहा था। क्या तुमने नहीं कहा था कि डंजन का हर फ्लोर एक अलग जगह है, कि मॉन्स्टर्स आसानी से एक से दूसरे पर नहीं जा सकते? ये नियम लेवियाथन पर लागू नहीं होता। म्याओ। वो एक प्राचीन भगवान की सवारी था, पूरे डंजन का सबसे शक्तिशाली जीव। वो डंजन के हर फ्लोर पर आसानी से घूमता है और कोई उसे मार नहीं सकता, कोई उसे रोक नहीं सकता। म्याओ। वो डंजन में सिर्फ इसीलिए रहता है क्योंकि वो वहां रहना चाहता है। तो तुम्हारा बाहर निकलने का सपना देखा जाए तो बस एक कोरी कल्पना है। म्याओ। अपनी बात खत्म करते ही मोंगूस की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। वो जमीन पर गिर गई और हांफने लगी। उसके घाव बहुत गहरे थे और उसकी हेल्थ हर सेकंड कम हो रही थी। इस हिसाब से शायद 10 मिनट में उसकी सांस पूरी तरह रुक जाती। मौत के कगार पर झुलता देखकर मैंने सोचा और 4 अनलॉक पॉइंट्स हील स्किल और कॉन्डेंसेट पर लगाने का फैसला किया और मोंगूस के हर घाव को ठीक कर दिया। वो एक झटके में जमीन से उठी और अपने हाथों पैरों को हैरानी से देखने लगी। तुमने अभी क्या किया म्याओ? मैं वादा तो नहीं कर सकता कि तुम कभी डंजन से बाहर निकल पाओगी, पर मैं ये वादा करता हूँ कि इस फ्लोर पर तुम कभी भूखी या अकेली नहीं रहोगी। क्या तुम मेरे साथ आओगी? मोंगूस अभी तक उस झटके से बाहर नहीं आई थी। अपने सामने खड़े उस अजीब जीव को खाली नजरों से देखती रही। एक लंबी शांति के बाद वो आखिरकार बोली, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम मेडूसा के सिर को मारने वाले हो? मैंने हाँ में सिर हिलाया। तुम्हारी ताकत लाजवाब है, फ्लोर 2 पर अब तक मिले किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा शक्तिशाली। ये सुनकर मोंगूस गर्व से फूल गई। जाहिर सी बात है, मैं आओ। इस पूरे फ्लोर पर मुझसे ज्यादा ताकतवर सिर्फ वो चुड़ैल मेडूसा ही है। मैं आओ। फिर मोंगूस की आवाज पूरी तरह बदल गई। पर मैं तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? मैं आओ। मेडूसा के सिर को मार दो और तुम बन जाओगी फ्लोर 2 की सबसे ऊपर, इस पूरे लेवल की रानी। क्या ये सुनने में अच्छा नहीं लगता? इन शब्दों पर मोंगूस के कान फड़के। उसने अपना सर नीचे किया, होंठ धीरे से बड़बड़ाए। फ्लोर की सबसे ऊपर रानी? 2 सेकंड बाद उसने अपना तमतमाता हुआ चेहरा उठाया और जवाब दिया, ठीक है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सिर्फ इस बार। वैसे क्या तुम सच में एक ड्रैगन हो या किसी किस्म के कुत्ते हो? एक ड्रैगन? क्यों, ऐसा तो नहीं लगता। क्या तुम्हारा मतलब है मैं एक
कुत्ते जैसा दिखता हूँ। हाँ, एक छोटा काला कुत्ता, गोल मटोल सा पीठ, सिर भी बिल्कुल कुत्ते जैसा। मैं आज से तुम्हें डॉग बॉय बुलाऊंगी। मैं उसे बिना कुछ बोले बस घूरता रहा। वैसे देखा जाए तो क्या तुम खुद एक कुत्ते जैसे नहीं हो? तुमने उस इंसान को मारने से पहले खूब दौड़ाया, फिर मुझे चोट पहुंचाई सिर्फ ठीक करने के लिए। खैर, तुम मुझे जो चाहे बुला सकती हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। डंजन में मॉन्स्टर्स के नाम नहीं होते, उसका कोई फायदा नहीं। तो ठीक है, तुम मुझे डॉग बॉय बुलाओ, मैं तुम्हें कैट गर्ल बुलाऊंगा। मॉन्गूस की पूंछ वहीं जमीन पर जोर से बजी। ये कैट गर्ल कैसा नाम है? चलो चलते हैं। कैट गर्ल ने मेरे मटकते हुए शरीर को आगे बढ़ते देखा और हल्के से बड़बड़ाई। वैसे मेरा एक नाम है, पता है? फिर वो उछलकर मेरे पीछे पीछे चलने लगी। कुछ मिनट बाद हम फ्लोर 2 और फ्लोर 3 के बॉर्डर पर पहुंच गए। इंसानी सैनिकों को अभी भी मेडूसा के सर से लड़ते हुए देखकर मैंने इंतजार करने का फैसला किया, ताकि वो एक दूसरे को थका दें और फिर आसानी से शिकार किया जा सके। जब से मैं डंजन में आया था, मैंने ध्यान दिया था कि यहाँ के मॉन्स्टर्स को लेवलिंग अप या स्किल्स के बारे में कुछ नहीं पता। उनके लिए लेवल बढ़ना सिर्फ जिंदा रहने का नतीजा है। स्किल्स बस जिंदा रहने के औजार हैं और मारना सिर्फ पेट भरने का जरिया। तो मॉन्गूस जैसी म्यूटेंट प्रजातियों को छोड़कर ज्यादातर जानवर एक ही आसान नियम मानते हैं, जो जितना लंबा जिएगा उसका लेवल उतना ही बड़ा होगा। मेडूसा का सिर, दूसरे फ्लोर का बॉस, कम से कम 500 सालों से जिंदा है। वो हिलडुल नहीं सकती। फिर भी वो एक टॉप की तरह वहां जमी हुई है, उस रास्ते की रक्षा करते हुए जो दूसरे फ्लोर को तीसरे से जोड़ता है। दूसरे फ्लोर को जीतने की कोशिश करने वाले किसी भी इंसान और आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले किसी भी मॉन्स्टर को उस रास्ते से गुजरना ही होगा। तो जब तक वो इस जगह पर कब्जा जमाए हुए है, शिकार खुद चलकर उसके पास आता रहेगा। उन इंसानों को बिना किसी डर के एक के बाद एक मेड्यूसा के सर पर हमला करते हुए देखना और फिर उन्हें बुरी तरह मरते हुए देखना। गिनती के हिसाब से शुरू में उनकी टोली में कम से कम तो 100 लोग रहे होंगे और अब मुश्किल से 1 दर्जन सांसें ले रहे हैं। इंसान कितने बेवकूफ होते हैं। म्याओ। उन्हें पता है वो जीत नहीं सकते, फिर भी यहां मरने आ जाते हैं। कैट गर्ल ऐसे देख रही है जैसे किसी कॉमेडी शो का मजा ले रही हो। मैं अपना चेहरा शांत रखता हूं। उनकी जान मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। मैं बस ये चाहता हूं कि वो और जोर लगाएं और मेडूसा की हेल्थ को ज्यादा से ज्यादा कम करें। उसके स्टैट्स सच में डरावने हैं। पूरी ताकत पर उससे भिड़ना मौत को बुलावा देना होगा। इंसानों के लगातार हमले फेल हो चुके हैं, पर मेडूसा के सिर ने सच में नुकसान उठाया है। आने वाले लंबे समय तक वो दोबारा इतनी कमज़ोर नहीं पड़ेगी और मेरा इन सभी इंसानों को मरने देने का कोई इरादा नहीं है। बचे हुए लोगों का अभी भी काम है। अब तक सिर्फ 9 इंसान बचे हैं। मैं हर सेकंड का इस्तेमाल सोचने में करता हूँ। दिमाग में तेज़ी से हर मुमकिन स्ट्रैटेजी बनाता हूँ। मेड्यूसा के सर का परसेप्शन स्टैट 8000 है। अचानक हमला करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पर आमने सामने की लड़ाई, यहाँ तक कि उसकी इस कमज़ोर हालत में भी जीतने का कोई मौका नहीं देती। आखिर में मैं अपने सारे अनलॉक पॉइंट्स कॉमेट स्ट्राइक में डालने का फैसला करता हूं, ताकि एक आखिरी खतरनाक वार से उसकी हेल्थ पूरी तरह गिरा सकूं। उसके बाद मैं उसे एक लंबी लड़ाई में थकाकर मार दूंगा। जीतने का यही एक रास्ता है। मैं अपने सारे बचे हुए अनलॉक पॉइंट्स लगा देता हूं। ये आर या पार का वक्त है। नौजवान नाइट के साथ अपनी लड़ाई, और तब से मैंने जो कुछ भी देखा है उससे मैं जानता हूं कि ये इंसान बिना किसी मौत के डर के लड़ते हैं। जब कोई रास्ता नहीं बचेगा तो वो एक आखिरी जानलेवा हमला जरूर करेंगे। जैसे ही मेरी सोच पूरी होती है, बचे हुए 9 इंसान एक दूसरे को सहारा देकर खड़े होते हैं और एक साथ दहाड़ते हैं। लाल रोशनी की 9 लकीरें उस खोखली गुफा में भर जाती हैं, अंधेरे को दिन के उजाले में बदल देती हैं। मैं समझ गया, मेरा वक्त आ गया है। मैं कैट गर्ल को इशारा करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अंधेरे का सहारा लेकर मेडूसा के सर के डिटेक्शन रेंज के बिल्कुल किनारे तक छिप कर जाता हूँ। मैदाने जंग में इंसान एक के बाद एक गिरते जाते हैं। जब सिर्फ 3 बचते हैं तो एक अपने शरीर से बाकियों को बचाता है। आखिरी 2 इंसान आखिरकार मेडूसा के सर के पास पहुंच जाते हैं। हवा में उछलते हैं और एक भाला और एक तलवार उसके नीचे के जबड़े में गहराई तक घुसा देते हैं। मेडूसा का सिर एक भयानक चीख मारता है, क्योंकि उसका फिजिकल डिफेंस 0 हो चुका है। 2 कमजोर इंसानों का वो वार एक ही झटके में उसके 1000 से ज्यादा हेल्थ पॉइंट्स छीन लेता है। ठीक उसी समय कैट गर्ल अपने जानवर वाले रूप में मौका देखती है
और एक चांदी की लकीर की तरह मेडूसा के सिर की तरफ तेजी से आगे बढ़ती है। पर मेडूसा के सिर के 8000 से ज्यादा परसेप्शन के आगे वो अब भी बहुत धीमी है। लगभग आधे सांपों के सिर एक पल में उसकी तरफ घूमते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि वो आ रही है। तो इस हमेशा दूसरे नंबर पर रहने वाले को लगता है कि वो आकर इनाम चुरा लेगी। बहुत खूब, मैं बहुत दिनों से तुम्हें खाना चाहती थी। उस पल मेडूसा का सिर यही सोचता है, पर उसे जिस बात का अंदाज़ा नहीं है वो इंसानों और कैट गर्ल के अलावा एक तीसरी मौजूदगी का है। वीक पॉइंट ब्रेक एक्टिवेट होते ही मेडूसा के सिर के पूरे शरीर पर कई चमकते हुए लाल निशान उभर आते हैं। ये उसके फिजिकल वीक पॉइंट्स हैं। इनमें से किसी पर भी सीधा वार करने का मतलब है सबसे ज्यादा नुकसान। मैं काफी देर से अपनी ताकत जमा कर रहा हूँ। मैं अपना ध्यान लगाता हूँ, एक कदम आगे बढ़ाता हूँ और जमीन फट पड़ती है। मेरे चारों ओर पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ते हैं। मेरा पूरा शरीर एक टॉप के गोले में बदल जाता है। रास्ते में आने वाले हर पत्थर के खंभे को पिघलाकर लावा बना देता है। लेवल 5 पर कॉमेट स्ट्राइक सारे एट्रीब्यूट्स को 4 गुना ज्यादा स्किल पावर में बदल देती है। एक फुल चार्ज कॉमेट स्ट्राइक किसी की सोच से भी ज्यादा ताकत छोड़ता है। वो झुलसा देने वाली गर्मी और कुचल देने वाली ताकत उन सांपों को वहीं के वहीं मसल कर रख देती है। एक जोरदार धमाका होता है और मेडूसा का सर ऐसी भयानक चीख निकालता है जैसे एक ही वक्त पर हजारों आवाजें चीख रही हों। उस हमले से उसकी खोपड़ी का पिछला हिस्सा अंदर धंस जाता है और वो विशाल शरीर, जिसने 400 सालों में एक कदम भी नहीं बढ़ाया था, हवा में 100 मीटर से ज्यादा दूर उछाल दिया जाता है और पत्थर की दीवार में बुरी तरह जा टकराता है। मेरे पास ठीक होने का समय नहीं है। मैं अपनी नजरें मेडूसा के सर पर गड़ा देता हूँ, जो दूर धूल के गुबार में हल्का सा दिख रहा है। और जब मुझे पैनल पर लाल रंग में 0 हेल्थ दिखती है, तभी मैं आखिरकार सांस छोड़ता हूँ। बचे हुए दोनों इंसान हैरानी से देखते हुए वहीं जम जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि अभी एक मॉन्स्टर ने उनकी जान बचाई है। हम बच गए। दूसरी फ्लोर का बॉस मरा गया। सही कहा, कैंग बोला। ऐसा लगता है जैसे 2 मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे को मार डाला और हम जिंदा बच निकले। बड़ा और चौड़ा जबड़े वाला नाइट अपनी खुशी मुश्किल से रोक पाता है। तो अब हम क्या करें? जैंग, छोटा नाइट पूछता है। लुओ नाम का नाइट थूक निकलता है और उसकी आंखों की खुशी धीरे धीरे खून की प्यास में बदल जाती है। चाहे जो हो जाए, एक मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही होता है। ये ड्रैगन मॉन्स्टर छोटा है, पर मैं इसके अंदर से निकलने वाली शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। अगर इसको बड़ा होने दिया गया तो ये पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन जाएगा। ये कहकर लो जमीन से एक टूटी हुई तलवार उठाता है और लंगड़ाता हुआ फ्लेजलिंग कैंडल ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। हम इस नरक से जिंदा कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, पर मेड्यूसा के सिर और इस ड्रैगन दोनों को मारना, ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा जो हमारे बाद आएंगे। जैंग एक पल के लिए हिचकिचाता है, पर फिर भी जमीन से एक हथियार उठा लेता है। मैं उनकी एक एक बात सुनता हूँ। जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना। कोई और कहावत इन इंसानों पर इससे बेहतर फिट नहीं बैठती, पर मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये हमेशा से मेरे प्लान का हिस्सा था। कॉमेट स्ट्राइक ने मेरी सारी ताकत निचोड़ ली है। इस हालत में वापस ठीक होने का सबसे तेज तरीका लेवल अप करना है। इंसान कमज़ोर होते हैं, पर उनमें एक्सपीरियंस पॉइंट्स कूट कूट कर भरे होते हैं। मैं वैसे भी अपने रिकवरी के लिए उन्हें मारने वाला था। अगर उन्होंने शुक्रिया अदा किया होता तो शायद मुझे उन्हें मारने में अजीब लगता। उनका ये धोखा मेरे लिए बिल्कुल सही रहा। पर ठीक जैसे ही दोनों नाइट्स हमला करने आते हैं और मैं जवाबी हमले के लिए तैयार होता हूं, उसी पत्थर की दीवार से एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है, जिसमें कुछ देर पहले मेडूसा का सर टकराया था। वो दीवार बाहर की तरफ फटती है और एक बड़ा सा सांप लुओ को बीच से काट देता है। मैं उस सांप को तुरंत पहचान लेता हूँ। ये मेडूसा के सर के सांपों वाले बालों में से एक है और उस पल मुझे कुछ समझ में आता है। इसीलिए मेडूसा के सर को मारने के बाद मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट्स बिल्कुल नहीं बढ़े थे। हर तरफ से सांपों की फुफकार पास आने लगती है। इस डंजन में बनी मेरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तुरंत जाग जाती है। मेरा एक ड्रैगन का पंजा सीधा उसकी छाती के आर पार हो जाता है। लेवल अप पूरा हो गया। मेरी हालत एक पल में वापस टॉप पर आ जाती है। ये क्या हो रहा है म्याओ? क्या मेडूसा का सर पहले ही नहीं मर गया था? ये सांप अभी तक जिंदा क्यों है? मेरे सर में एक ठंडक सी दौड़ जाती है। मुझे अभी कुछ समझ आया है।
हमारे साथ खेल खेला गया है। वो इंसानी खोपड़ी जैसा आकार सिर्फ एक छलावा था। असली शरीर तो वो सैकड़ों सर्पेंट डीमंस हैं जो उसके बाल बनाते हैं। वो खोपड़ी तो बस एक केंद्र है, एक नोड जो उन्हें जोड़ती और फिर से पैदा करती है। इस वक्त सैकड़ों सर्पेंट डीमंस 2 हिस्सों में बट चुके हैं। आधे मेरी तरफ आते हैं और आधे कैटगर्ल के पीछे। वो इतनी बड़ी तादाद में हैं और किसी भी पल हर दिशा से हमला कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात, वो सैकड़ों सर्पेंट डीमंस मिलकर एक ही बॉडी माने जाते हैं। उनमें से कुछ को मार देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक रास्ता है। मैं आराम से एक सर्पेंट डीमन को चीर कर रख देता हूँ, फिर कैटगर्ल की तरफ देखता हूँ। उसकी फुर्ती के बावजूद वो सिर्फ 5 या 6 को ही काट पाई है। मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। मैं अपनी आंखों से कैटगर्ल को पास आने का इशारा करता हूँ। इस रूप में मेडूसा के सर की लड़ाई की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, पर खोपड़ी जैसा वो हिस्सा ना होने के कारण उसने अपना दोबारा बनने का पावर और मैजिक रेजिस्टेंस खो दिया है। बस एक बड़ा एरिया अटैक जो सारे सर्पेंट डीमंस को एक साथ ख़त्म कर दे। मेडूसा के सर को हमेशा के लिए मारने के लिए बस इतना ही काफ़ी है। और मेरे पास ठीक वही स्किल है, वॉइड ड्रैगन ब्रेथ। ये हर ड्रैगन का सबसे शक्तिशाली हमला है जो उसे पैदाइशी मिलता है, जो आसपास की हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। कॉमेट स्ट्राइक के साथ मिलकर ये मेरी सारी स्टैट्स, हेल्थ और माना को अटैक पावर में बदल देता है। बस इसकी एक खराबी ये है कि इसका इस्तेमाल मुझे मौत के किनारे लाकर खड़ा कर देता है। अगर मेरे पास कोई और रास्ता होता तो मैं इस हमले का इस्तेमाल कभी नहीं करता। कैटगर्ल अब मेरे पास आ चुकी है। जैसे ही वो मेरे पास आती है, मैं उसे अपने ड्रैगन पंजे से दूर ढकेल देता हूँ, क्योंकि मैं चारों तरफ से 200 से ज़्यादा सर्पेंट डीमन से घिरा हुआ था। मैं अपने पैर जमाता हूँ, एक जगह खड़ा होता हूँ और अपना जबड़ा खोलता हूँ। खुल गया। एक ही पल में नीली आग गुफा के हर कोने में फैल गई। 200 से ज़्यादा सर्पेंट डीमंस को समझने का मौका तक नहीं मिला। वो उस झुलसा देने वाली गर्मी में पूरी तरह समा गए। पर उन सांपों को जलते और बिखरते देखकर मुझे जरा भी सुकून नहीं मिला, क्योंकि जब गर्मी की वो लहर आखिरकार शांत हुई, तब भी मुझे मेडूसा की मौत से कोई एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिला। जैसे ही मैं बढ़ती हुई चौकन्नी नज़रों से अपने चारों तरफ देखता हूँ, पत्थर के फर्श से एक सुनहरा सर्पेंट डीमन बाहर निकलता है, अपने जबड़े पूरे खोले हुए, सीधे मेरे माथे के बीच में हमला करने के लिए। वो इतनी तेजी से हिला कि मैं मुश्किल से उसकी झलक देख पाया। मेरी इस हालत में एक सीधा वार मौत के बराबर होता, पर आखिरी पल में कैटगर्ल जो चट्टानों के पीछे थी अचानक आगे कूद पड़ी और अपने शरीर से मुझे बचा लिया। एक भयानक हड्डी टूटने की आवाज़ आई जब वो सुनहरे सांप ने कैटगर्ल के हाथ को बुरी तरह काट लिया, जिससे उसके पहले से ही कम हेल्थ पॉइंट्स सिंगल डिजिट में गिर गए। दर्द को सहते हुए कैटगर्ल ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत लगाकर उस सांप को 3 या 4 टुकड़ों में फाड़ दिया और हवा में उछाल दिया। मैंने ट्रूथ को एक्टिवेट करके देखा और हैरान रह गया कि ये मेडूसा के सर का कोर बीस्ट था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि मुझे इस कमअकल बिल्ली ने बचाया था। मैं उसके टूटे हुए हाथ को देखता रहा, सच में परेशान होकर। तुमने मुझे क्यों बचाया? किसी भी हिसाब से सबसे सही फैसला यही होता कि कोर बीस्ट को मुझे मारने देती और फिर कोर बीस्ट को तुम खुद खत्म कर देती। कैटगर्ल का चेहरा पीला पड़ गया था, पर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमारा कोई सौदा नहीं हुआ था? मैं आऊं। हम इस चीज को मिलकर मारने वाले थे। मैं 2nd फ्लोर की बॉस बनती और तुम 3रे फ्लोर पर जाते। ऊपर से तुमने पहले मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें मरने कैसे दे सकती थी? म्याओ। उसकी मासूम बातें सुनकर मुझे हंसी जैसा कुछ महसूस हुआ, इंसानों और उनके ठंडेपन को याद करके। ऐसा लगता है मुझे इंसानों के सबसे ऊपर होने के अपने पुराने विश्वास पर दोबारा सोचना पड़ेगा। मैं मेडूसा के सिर के बचे हुए हिस्से के पास गया, उसकी खोपड़ी को अपने पैर से कुचला, टुकड़ों को उठाया, अपने मुंह में डाला, 2 बार चबायास और निकल गया। नोटिफिकेशन, मेन क्वेस्ट 50% पूरा हो गया। अनलॉक पॉइंट्स मिल गए। करंट लेवल बढ़कर लेवल 20 हो गया। एवोल्यूशन की शर्तें पूरी हो चुकी हैं। जब मैंने काम पूरा होने की आवाज़ सुनी, तभी मैंने अपनी टेंशन छोड़ दी और ज़मीन पर गिर पड़ा, गहरी और भारी सांसें लेते हुए। उसी वक्त कैटगर्ल ने मुझे खुशी से ज़ोर से गले लगा लिया और अपना चेहरा मुझ पर ऐसे रगड़ा जैसे कल कभी आएगा ही नहीं। मुझे ये कहना पड़ेगा कि कैटगर्ल का इंसानी रूप ऊपर से काफ़ी भरा हुआ है। मैंने पहले उसकी चोटों को ठीक करने के लिए कंडेंसेट और हील का इस्तेमाल किया। फिर मैंने मेडूसा के सर के पास आसपास देखा।
तीसरे फ्लोर का रास्ता पूरी तरह खुला हुआ है, पर जैसे ही मैं रास्ते में कूदने वाला था, कैटगर्ल बोल पड़ी। उसके चेहरे पर आगे ना जाने की हिचकिचाहट साफ झलक रही थी। हम कितनी अच्छी टीम बनाते हैं। अगर तुम रुक जाते तो सेकंड फ्लोर पर हमें कोई नहीं हरा पाता। म्याओ। वो रुकती है जैसे उसे कोई आइडिया आया हो। उसका चेहरा लाल हो जाता है जब वो जल्दी से बोलती है, तुम बहुत स्मार्ट हो और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। मैं सेकंड फ्लोर की रानी बनूंगी और तुम मेरे रॉयल स्ट्रैटेजिस्ट बनोगे। मैं थोड़ा हैरान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस बिल्ली के दिमाग में ऐसी बात आई कहाँ से। मैं अपने कंधे उचकाता हूँ। छोड़ो इसे। मैं हमेशा से खुले आसमान और गुनगुनी धूप जैसी जगह पसंद करने वाला इंसान रहा हूँ। ये कहकर मैं आगे बढ़ता हूँ और सीधे नीचे वाले रास्ते में कूद जाता हूँ। कैटगर्ल मुझे फॉलो करने के लिए आगे आती है, पर मेरी आवाज़ नीचे के रास्ते से ही आ रही होती है। सेकंड फ्लोर पर अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके, जब तक हम दोबारा नहीं मिलते कैटगर्ल। दूसरों के लिए तीसरे फ्लोर का रास्ता मौत का फरमान हो सकता है, पर मेरे लिए ये आज़ादी का एकलौता रास्ता है। अगले ही पल मुझे सब कुछ पर पछतावा होता है। पहला फ्लोर चट्टानों वाली गुफा थी, दूसरा एक कीचड़ वाला अंडरग्राउंड गड्ढा था, पर मैंने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। तीसरी मंजिल बर्फ और स्नो की एक विशाल खुली दुनिया है। जहाँ तक नज़र जाती है, कोहरे और सफ़ेदी के अलावा कुछ नहीं है, और तापमान लगभग 150 डिग्री है। मैं जल्दी से दूसरे एवोल्यूशन के ऑप्शंस निकालता हूँ। एक नज़र देखते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पहले 3 ऑप्शंस पिछली बार जैसे ही हैं, पर मुझे हैरानी होती है जब चौथा ऑप्शन दिखाई देता है, माइनर आइस। Dragon, rare grade bloodline in conditions of extreme cold, triggered by an intense obsession with heat sources deep in the consciousness. ये एक लो प्रोबेबिलिटी एवोल्यूशन पाथ है जिसमें आइस एट्रीब्यूट इम्यूनिटी की इनेट स्किल मिलती है। अपनी हेल्थ को ठंड की वजह से कम होते देखकर मैं बिना सोचे समझे माइनर आइस ड्रैगन चुन लेता हूँ। पहले की तरह ही ट्रूथ की जानी पहचानी आवाज़ के साथ एवोल्यूशन पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। मेरे शरीर से एक एक ब्लैक वायलेट स्केल झड़ जाता है, पर जैसे ही मैं इस एवोल्यूशन से मिले स्टैट गेन्स चेक करने वाला होता हूँ, ठीक मेरे ऊपर से एक जानी पहचानी चीख सुनाई देती है। मैं जल्दी से ऊपर देखता हूँ और एक बहुत बड़ा पिछला हिस्सा अपनी पूरी रफ्तार से मेरी तरफ आते देखता हूँ। मुझे बचने का मौका तक नहीं मिलता। सीधी टक्कर। क्या मैंने तुम्हें हटने के लिए नहीं कहा था? म्याओ। थोड़ी देर तक घूमने के बाद ये साफ हो जाता है कि तीसरा फ्लोर पहले 2 फ्लोर्स जैसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से सफ़ेद बर्फ और स्नो की एक अनंत दुनिया है। यहाँ तक कि यहाँ के जानवर भी आधे पारदर्शी और बर्फीले हैं, जो बिल्कुल बर्फ की मूर्तियों जैसे दिखते हैं, और उनमें से हर एक लेवल 70 या उससे ज़्यादा का है। तीसरे फ्लोर को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने के लिए कैटगर्ल और मैंने यहाँ जानवरों का शिकार करने और अपने लेवल्स बढ़ाने का फैसला किया। और इस तरह 10 दिन से ज़्यादा की ट्रेनिंग और एडजस्टमेंट के बाद और पागलों की तरह कई हज़ार आइस स्कल्पचर बीस्ट्स को मारने के बाद मेरा लेवल बढ़कर सेकंड एवोल्यूशन लेवल 8 हो जाता है। क्योंकि हर एवोल्यूशन के बाद लेवल्स रीसेट हो जाते हैं, इसीलिए मैं अब किसी लेवल 88 डंजन बीस्ट के बराबर हूँ। कैट गर्ल, जिसे हमारी पार्टी के बोनस का फ़ायदा मिला है, वो भी उसी टाइम में लेवल 51 से लेवल 62 तक पहुँच गई है। पर जैसे जैसे हमारे लेवल्स बढ़ते हैं, मुझे तीसरे फ्लोर के कैनियन में कुछ बहुत अजीब लगने लगता है, क्योंकि कैनियन के बाहर के जानवर छोटे लेवल के हैं। मैं सिर्फ इसके अंदर ही शिकार कर रहा हूँ। कैनियन के बाहर वाले क्रिम्सनवुड स्नो वुल्फ्स भले ही बर्फ की मूर्तियों जैसे दिखते हों, उनका खून पारदर्शी है, उनका मांस सफ़ेद है, पर वो सच में जीते जागते जानवर हैं। लेकिन कैनियन के अंदर वाले स्नो वुल्फ्स सिर्फ बर्फ से बने हैं, जिनमें ना तो कोई मांस है और ना ही खून। सबसे बड़ी बात ये कि लेवल 5 पर एक को मारने पर मुझे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते थे, पर अब लेवल 8 पर आगे बढ़ने के लिए डबल एक्सपीरियंस अनलॉक होने के बावजूद एक स्नो वुल्फ को मारने पर सिर्फ 50 पॉइंट्स मिलते हैं। इससे मेरे दिमाग में एक डरावनी संभावना आती है। मैं कैट गर्ल को लेकर कैनियन की और गहराइयों में चला जाता हूँ। रास्ते में हमारा सामना हर तरह के जानवरों से होता है, पर बिना किसी अपवाद के हर एक का शरीर बर्फ का बना है। कोई इंस्टिंक्ट नहीं, कोई समझ नहीं, बात करने की कोई क्षमता नहीं। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि कैनियन के एकदम अंदर मुझे बर्फ से बना पूरा एक इंसान मिला। इससे मेरा शक और भी पक्का हो गया। इस कैनियन का हर एक जानवर एक कठपुतली है, और क्योंकि कैनियन के इन जानवरों में लगभग कोई भी कमज़ोर नहीं है,
इस सब के पीछे जो भी जीव है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होगा। लगभग तय है कि वो तीसरे फ्लोर का बॉस आइस फीनिक्स है। कैटगर्ल और मैं पूरे 3 दिनों तक आगे बढ़ते रहे। उन समन की हुई कठपुतलियों को लगातार मारने से मैं सेकेंड एवोल्यूशन के लेवल 11 तक पहुंच गया, जबकि कैटगर्ल लेवल 75 तक पहुंच गई। पर लेवल बढ़ने से सिर्फ आपका शरीर ठीक होता है, दिमाग नहीं। कैटगर्ल, जिसने शायद ही आराम किया था, हर कदम पर लड़खड़ा रही थी। मैं थक चुकी हूँ। म्याओ, क्या हम थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? तीसरे फ्लोर का बॉस बस पास ही है, उसे मारने के बाद आराम करेंगे। अगर तुम थक गई हो तो तुम यहाँ रुक सकती हो। तुम्हारी स्पीड से तुम मुझे 1 घंटे में पकड़ लोगी। ये सुनकर कैटगर्ल का चेहरा उतर गया। वो साफ तौर पर मुझे अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसने अपने दांत पीसे और चलती रही। डॉग बॉय, तुम पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रही हो। म्याओ, तुम बॉस को मारने पर इतना क्यों अड़े हो? क्योंकि मैं जल्दी लेवल अप करना चाहता हूँ। लेवायथन को मारकर इस नरक से बाहर निकलना चाहता हूँ। मेरे करण बिल्कुल साफ है। मैं चाहे जो भी बन जाऊं, अंदर से तो इंसान ही हूं। मुझे एक शांत जिंदगी चाहिए। ये डंजन मेरी जगह कभी था ही नहीं। कैटगर्ल कुछ कहना चाहती थी, पर जब उसने मेरी आंखों में एक पक्का इरादा देखा तो उसने बस अपने होंठ दबाए और खुद को मेरे पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। तभी कैनियन आगे एक बड़ी खुली जगह में फैल गया। मेरे कदम रुक गए। तुम क्यों रुक गए? म्याओ, क्या तुम्हें तीसरे फ्लोर का बॉस मिल गया? कैटगर्ल भी मेरी ही नज़र को फॉलो करती है। वहाँ खुले मैदान में एक बड़ी आइस फीनिक्स एक बर्फ के घोंसले के बीच चुपचाप बैठी है, जैसे कि वो शुरू से ही हमारा इंतजार कर रही थी। टारगेट आइस फीनिक्स, लेवल 176, टाइप रेयर नियर सुपीरियर बीस्ट। ब्रीडिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये पहली बार है जब मैंने किसी बीस्ट के 6 डायमेंशनल पैनल में 4 या 5 डिजिट के स्टैट्स देखे हैं। ये विश्वास करना मुश्किल है कि ये सिर्फ तीसरे फ्लोर का बॉस है, पर इन नंबर्स का अकेले कोई मतलब नहीं है। स्किल का इस्तेमाल, निशाना और तेज इंस्टिंक्ट्स यही तय करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन मरेगा। मैं आगे बढ़ा। मुझे हैरानी तब हुई जब आइस फीनिक्स ने पहले बोला, तुम मेरी शांति भंग करने क्यों आए हो? क्योंकि वो बात करने को तैयार है, इसलिए मैं जवाब देता हूँ। चौथे फ्लोर का रास्ता तुम्हारे घोंसले के ठीक नीचे है ना? हम चौथे फ्लोर पर जा रहे हैं। अगर तुम रास्ते से हट जाओ तो आज हम में से किसी को भी मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइस फीनिक्स अपने क्रिस्टल जैसी साफ आंखें घुमाती है और काफी देर चुप रहने के बाद बोलती है, मैं सिर्फ यहाँ अपने बच्चे के साथ अनंत काल के आखिरी पल तक रहना चाहती हूँ। तुम्हें मेरी शांति भंग क्यों करनी है? मैंने उसके नीचे देखा। वहाँ एक छोटी आइस फीनिक्स थी जो सिर्फ हड्डियों का ढांचा लग रही थी। क्या ये तुम्हारा बच्चा है? आइस फीनिक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस उस छोटे से कंकाल को बेहद प्यार से देखा, जैसे कि उसका बच्चा अभी भी जिंदा हो। मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं था और ना ही उसके हालात में मुझे कोई दिलचस्पी थी। मैंने अपना पैतरा बदला और लड़ने के लिए तैयार हो गया। कैटगर्ल ये सब देख रही थी और आइस फीनिक्स से लड़ने से हिचकिचा रही थी, किसी सहानुभूति या उत्सुकता की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे नहीं लगता था कि हम जीत सकते हैं। पर इस वक्त मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के बीच जो कुछ भी हुआ हो, मुझे बस चौथे फ्लोर पर पहुंचना है। ये सुनकर आइस फीनिक्स ने अपना सर उठाया और मेरी तरफ कुछ इस तरह से देखा जैसे उसमें थोड़ी गर्माहट हो, और उसने अपनी ना समझ आने वाली बातों को जारी रखा। मैं देख रही हूं कि तुम भी मेरे प्यारे बच्चे के खेलने के साथी बनना चाहते हो। मेरे सब्र का बांध टूट गया। मैंने बात करना बंद कर दिया। पल्स की शक्ति का सहारा लेकर मैं एक ब्लू ग्रीन कैनन बॉल बन गया और अपनी पूरी ताकत से आइस फीनिक्स से जा टकराया। मैंने अपने जबड़े पूरे खोले और लगातार 3 बार ड्रैगन ब्रेथ पल्स फायर की। कैटगर्ल ने लगातार अपने चारों पैर घुमाए और एक साथ दर्जनों विंड ब्लेड्स फायर किए। हमारे हमले आइस फीनिक्स पर किसी तूफान की तरह बरसे, जिससे उसकी हेल्थ 1/5 तक गिर गई। पर मुझे इससे खुशी नहीं हुई, बल्कि डर लगने लगा, क्योंकि जब से लड़ाई शुरू हुई थी तब से आइस फीनिक्स ने जवाबी हमला नहीं किया। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, एक खंबे की तरह वहीं खड़ी रही, पूरी तरह से अडिग, चाहे हम उस पे कोई भी हमला क्यों ना करें। मेरे अंदर की कॉम्बैट इंस्टिंक्ट्स मुझे रोक रही थीं। लेकिन ठीक उसी समय जब मैं वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का आखिरी ब्लास्ट फायर करने वाला था, कैनियन की दीवारों की दरारों से अचानक दर्जनों आइस पीस निकल आते हैं। उसी पल आइस फीनिक्स, जो अब तक एक पहाड़ की तरह शांत थी, आखिरकार हिली। उसने अपने पंख पूरे फैला दिए।
जो आइस पीस्ट उसकी तरफ आ रहे थे वो बिखरने लगे, जैसे एक एक करके पिघल रहे हों, और फिर बर्फीले पानी में घुल गए, जो सीधा आइस फीनिक्स के शरीर में जा रहा था, जिससे उसकी खाली होने वाली हेल्थ बार एक झटके में फिर से पूरी हो गई। मेरा दिल बैठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे आइस फीनिक्स का खेल खत्म हो गया था। उसने अपने पंखों को पूरी ताकत से फड़फड़ाया, जिससे एक ऐसा भयानक तूफान उठा जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। बर्फ मेरे हाथ पैरों की उंगलियों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलने लगी, और एक ही सांस में मेरा पूरा धड़ बर्फ में जम गया। मेरे शरीर से होश जल्दी से खत्म होने लगा। होश खोने से पहले मुझे बस एक आवाज़ सुनाई दी, डॉग बॉय भागो, तुम्हारी कैलकुलेशन गलत थी, हम इसके बराबर के नहीं हैं। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया, मुझे नहीं पता कितना वक्त गुजर चुका था। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं अब उस कैनियन में नहीं हूं। मेरे सामने एक बूढ़े हिरन जैसा कुछ दिखने वाला जीव मुझे देखकर प्यार से मुस्कुरा रहा था। तुम उठ गए? बर्फीले मैदान में अचानक एक तेज डरावनी चीख गूंजी। 1 मिनट बाद मैं जमीन पर लेटा था। मेरा दिल अभी भी जोर से धड़क रहा था। मैं हाफ रहा था। मैंने वापस आसमान की तरफ देखा। अभी भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि इस विशाल अजीब से जानवर ने मुझे बेहोशी में नहीं खाया। सिर्फ यही नहीं, उसने अपने भारी शरीर से मुझे ढक लिया और पूरे 1 दिन और रात तक इंतजार किया, जब तक मैं खुद नहीं जाग गया। इस डंजन में कुछ अच्छे जीव भी हैं जो मेरे सारे पुराने विश्वास को तोड़ देता है। तो क्या आपने मुझे बचाया? मैंने ध्यान से पूछा। गंजे सर वाला जानवर सच में हैरान लग रहा था। तुम बात कर सकते हो? मतलब टेलीपैथी से? मैंने थोड़ा अजीब महसूस करते हुए हाँ में सर हिलाया। क्या मैंने अभी जोर से नहीं बोला? गंजा सर एक तरफ घूमता है। मुझे माफ़ करना, मैं इतने लंबे समय से जिंदा हूं कि मेरी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो गई है। पर जिसने तुम्हें बचाया वो मैं नहीं था, वो तुम्हारी दोस्त थी। मैं उस पर पल के झपकता हूँ। वो तुम्हारी मॉन्गूस। तुम मॉन्गूस को कैसे भूल सकते हो? कैटगर्ल। मैं वहीं जम गया। यादों के टुकड़े एक घूमती हुई लालटेन की तरह सामने से गुजरे। मुझे याद है आइस फीनिक्स के जमाने वाले ऑरा ने मेरे पूरे शरीर को बर्फ में जमा दिया था। लेकिन ठीक उसी पल कैटगर्ल आगे आई, मेरी तरफ भागी और अपनी आखिरी बची हुई सारी ताकत लगाकर मुझे आइस फीनिक्स के घोंसले से बाहर फेंक दिया, चीखते हुए, डॉग बॉय आओ और मुझे बचाओ। इस सच का पूरा बोझ मुझ पर पड़ता है। मैं अपने घुटनों पर गिर जाता हूँ। मेरी छाती में ऐसा लगता है जैसे किसी अनजानी मुट्ठी ने उसे जकड़ लिया हो और कुचल दिया हो। कड़वा सच और उसकी बेबसी मुझे एक लहर की तरह डुबो देती है। अगर मैं थोड़ा सा भी और एहतियात बरतता तो ये सब नहीं होता। अगर कैटगर्ल ना होती तो आइस फीनिक्स के हाथों मरने वाला मैं होता। तुम्हारी उस बिल्ली ने तुम्हें आइस वैली के किनारे पर फेंका था और मैं वहीं से गुजर रहा था। सच कहूं तो तुम्हारे जैसा ताकतवर जानवर तीसरे फ्लोर पर बहुत समय बाद आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें अंदर ले आऊं। जब मैं डार्क वैली वामैला था, तब मेरा भी एक ऐसा ही दोस्त था। पर तुम इतने दुखी नहीं लग रहे हो। क्या वो बिल्ली तुम्हारी दोस्त नहीं है? बूढ़ा जानवर हैरानी से अपना सिर टेढ़ा करता है। वो एक बेवकूफ़ बिल्ली है। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। तुम इतने शांत कैसे लग सकते हो? मुझे क्या करना चाहिए? मैं मुड़ता हूँ और आइस वैली की तरफ चल पड़ता हूँ। बूढ़ा जानवर तुरंत मेरे सामने आ जाता है। आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मैं एक जवान जानवर को सीधे मौत के मुंह में जाते देख रहा हूँ। तुम्हें रोकना एक बुजुर्ग का फ़र्ज़ है। कैटगर्ल मर चुकी है और वो मेरी वजह से मारी है। उसका बदला लेना मेरी जिम्मेवारी है। मेरे अल्फाज सख्त और साफ गूंजते हैं, पक्के इरादे से भरे हुए। बूढ़ा जानवर कुछ नहीं कहता। उसकी नज़र थोड़ी नीचे झुकती है। मेरे 2 ड्रैगन पंजे इतनी जोर से मुट्ठी में बंधे हैं कि उंगलियों के जोड़ों से खून निकल रहा है। बूढ़ा जानवर समझदारी से मुस्कुराता है, जैसे कोई प्यारी बात याद कर रहा हो। एक लंबे समय के बाद वो बोलता है, क्या हो अगर मैं कहूं कि तुम्हारी दोस्त अभी मरी नहीं है? वो शब्द मुझे एक उम्मीद की तरह लगते हैं। मैं तेजी से मुड़ता हूं और देखता हूं कि बूढ़ा जानवर मुझे एक गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देख रहा है। ये झूठ नहीं लगता, आइस फीनिक्स की कठपुतलियां हैरत अंगेज हद तक असली लगती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका बुलाने का तरीका एक दुर्लभ कला है जिसे बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्राचीन काल से अब तक शायद ही 10 से कम जीवों के पास ये स्किल रही हो। ये अस्तित्व में सबसे दुर्लभ क्षमताओं में से एक है।
आमतौर पर बुलाए गए जीव असली वालों से कमज़ोर होते हैं, पर बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन ऐसे जीव पैदा कर सकता है जो असली वालों के बराबर या उससे भी ज़्यादा ताकतवर हों, क्योंकि ये नकल नहीं करता, ये कब्जा करता है। ये एक जीव पकड़ता है और उसे मार देता है, पर आत्मा को बचा कर रखता है, दिमाग निकाल लेता है और बर्फ से शरीर को फिर से बनाता है। ये बुलाना कम, कठपुतली बनाना ज़्यादा है। यही वजह है कि उसकी बुलाई गई कठपुतलियों को मारने से अभी भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। आइस वैली में तुम्हें जितने भी जानवर मिले हैं बिना किसी शर्त के, वो सब आइस फीनिक्स की कठपुतलियां हैं। तीसरा फ्लोर बहुत समय से पूरी तरह आइस फीनिक्स के कब्जे में है। कुछ कमज़ोर और भटके हुए जानवरों को छोड़कर जिस किसी के पास थोड़ी सी भी ताकत है उसे आइस फीनिक्स की कठपुतली बना दिया गया है। ये राज इतना बड़ा है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है, पर इन सबका कैट गर्ल के जिंदा होने से क्या ताल्लुक है? मैं उलझन में पूछता हूँ। बूढ़ा जानवर आगे कहता है, बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन ताकतवर तो है, पर इसकी कमजोरी ये है कि ये बहुत धीरे काम करता है। ये बर्फ के गुणों का इस्तेमाल करके शिकार के शरीर को सेल्यूलर लेवल पर थोड़ा थोड़ा करके बदलता है, तभी पूरी आत्मा को सही सलामत रखा जा सकता है। उस बिल्ली के स्टार्ट्स को देखते हुए इस प्रोसेस में लगभग 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते के अंदर आइस फीनिक्स को मार दो और उस बिल्ली को हीलिंग मैजिक से वापस लाया जा सकता है। 2 हफ्ते, एक ही पल में मेरे अंदर उम्मीद जाग जाती है। मेरे हीलर की मौत ने मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा झटका दिया था। अगर कैटगर्ल भी मर जाती तो ये पछतावा मुझे जिंदगी भर सताता। ये खबर मुझे पूरे एड्रेनलिन के शॉट जैसी लगती है। अगर कैटगर्ल का पकड़ा जाना मेरी बेवकूफ़ी थी तो उसे बचाना मेरी जिम्मेदारी है। शुक्रिया एल्डर, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। बूढ़ा जानवर जोर से हंसता है। मैं शायद कुछ ज्यादा ही लंबा जी लिया हूं। एक जवान कैंडल ड्रैगन पप से मिलना बहुत दुर्लभ है, तो मैंने तुम्हारी मदद की, ज्यादातर सिर्फ इसीलिए ताकि मेरे पास कुछ करने को हो, जिसने मुझे पूरी तरह से रोक दिया। अभी मुझे एक माइनर आइस ड्रैगन के रूप में दिखना चाहिए। कैंडल ड्रैगन की ब्लड लाइन 2 एवोल्यूशंस के नीचे दब गई थी। इस बूढ़े जानवर ने इसे कैसे पहचान लिया? फिर मुझे एक और बात गलत लगती है। इस जानवर ने अभी कहा था कि तीसरे फ्लोर पर उन भटके हुए जानवरों के अलावा सब कुछ आइस फीनिक्स की कठपुतली बन चुका है। पर इतना विशाल जानवर किसी भी तरह से कोई आम भटका हुआ जानवर नहीं हो सकता। तो ये आइस फीनिक्स की पकड़ से कैसे बचा? बूढ़े जानवर की आंखों में एक शरारती चमक आती है, जैसे उसने मेरा दिमाग पढ़ लिया हो। क्या तुम्हारे पास भी ट्रूथ नाम की दुर्लभ स्किल नहीं है? वो सच में एक बहुत ताकतवर क्षमता है। प्राचीन काल से लेकर अब तक तुम्हारे अलावा मैंने सिर्फ एक भगवान को इसके साथ देखा है। तुम अभी ट्रूथ का इस्तेमाल क्यों नहीं करते और खुद पता लगा लो। मैं हैरानी से भर गया हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे मेरी ट्रूथ स्किल के बारे में भी पता होगा। तो मेरी गुस्ताखी माफ करे एल्डर। मैं खुद को संभालता हूं, अपना सिर आता हूं और इस विशाल अजीब जानवर पर ट्रूथ एक्टिवेट करता हूं। जैसे ही डेटा साफ होता है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मेरे पैर जवाब दे जाते हैं और मैं सीधा ज़मीन पर गिर जाता हूँ, क्योंकि मेरे सामने ये अजीब सा दिखने वाला जानवर एक सुप्रीम डिवाइन बीस्ट है, जिसका लेवल लेवायथन से भी ज़्यादा है। टारगेट बेबीलोन, लेवल 413, टाइप सुप्रीम डिवाइन बीस्ट। आप आखिर हैं कौन? मेरी आवाज़ बेकाबू होकर कांपती है, पर बेबीलोन सिर्फ मुस्कुराता है और कुछ नहीं कहता। वो गहरे नीले आसमान की तरफ देखता है, होठों पर एक शांत मुस्कान लिए, जैसे बहुत पहले की कोई खूबसूरत बात याद कर रहा हो। एक लंबी शांति के बाद वो धीरे से कहता है, एक वक्त था जब मैं 1 मिलियन राक्षस देवताओं से लड़ा था। अपनी उंगलियों के एक इशारे से मैंने सुबह को शाम से अलग कर दिया था। अब मैं अकेला चलता हूं, संतुष्ट और अभी भी खुश हूं कि लोग मुझे भूल गए। पता चलता है जब देवताओं ने पहली बार डंजन बनाया था तो उन्होंने इसे डुअल बॉस स्ट्रक्चर के साथ डिज़ाइन किया था। पर समय के साथ जैसे जैसे बेबीलोन लड़ाई और उसके सभी मामलों से थक गया और जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी, वो तीसरे फ्लोर पर चला गया, जो उन सब में सबसे ज़्यादा रहने लायक था, और बहुत ज़्यादा ताकतवर लेवायथन को अकेले डंजन पर राज करने के लिए छोड़ दिया। उसके छोटे से परिचय के बाद मैं सिर्फ एक निराश मुस्कान ही दे पाता हूँ। इस डंजन के मुश्किल से आधे रास्ते पर ही मैं दोनों फाइनल बॉसेस के आमने सामने आ गया हूँ। ये किस्मत है या नहीं मैं सच में नहीं कह सकता, पर कम से कम लिवियाथन के विपरीत बेबीलोन से बात की जा सकती है और उसमें कोई दुश्मनी नहीं है। एल्डर, क्या मैं सच में आइस फीनिक्स को हराकर कैटगर्ल को बचा सकता हूँ?
बेबीलोन तुरंत जवाब नहीं देता। उसे और लिवियाथन को डंजन के फाइनल बॉसेस के रूप में एक साथ रखने की वजह बिल्कुल साफ है। लिवियाथन ताकत का प्रतीक है और बेबीलोन बुद्धिमानी का। वो एक पल के लिए सोचता है, फिर वही सवाल मुझ पर वापस डालता है। ये डंजन है। तुमने अब तक जितने भी जानवरों को मारा है, क्या उनमें से एक भी ऐसा था जो तुम्हारे लेवल से बड़ा नहीं था? बेबीलोन की शांत नज़र मेरे पूरे शरीर में एक थुरथुरी पैदा कर देती है। ये सिर्फ मेहरबानी नहीं है, ये एक सच्चे ज्ञानी द्वारा एक सवाल में समेटे गए 1000 शब्द हैं। मैं एक ही पल में उसकी बात का वजन समझ जाता हूँ। चाहे बेबीलोन दुनियादारी से कितना भी दूर हो, वो आखिरकार एक डंजन बॉस ही है, और आइस फीनिक्स भी वही है। उसका मुझे बचाना डंजन के काबिल जानवर के लिए तारीफ के रूप में देखा जा सकता है, पर एक फाइनल बॉस होने के नाते बेबीलोन मुझे कभी नहीं सिखाएगा कि दूसरे बॉस को कैसे मारना है। मैं एक लंबे वक्त तक सोचने के लिए अपना सिर झुकाता हूँ, फिर खड़ा होता हूँ। शुक्रिया एल्डर, मैं समझ गया। मैं मुड़ता हूँ और आइस वैली की दिशा में चल पड़ता हूँ। 2 हफ्ते नहीं, 10 दिन। 2 हफ्ते बहुत कम वक्त है। कैट गर्ल शायद इतनी देर तक जिंदा ना रह पाए। 10 दिन, मैं खुद को बस इतना ही वक्त दे रहा हूँ। वो वक्त निकाल दो जब मैं बेहोश था और मेरे पास 9 दिन बचे हैं, और इसमें से एक पल भी बर्बाद नहीं होगा। मैं आइस वैली के द्वार पर खड़ा हूँ। 10 किलो से ज़्यादा वजन का बर्फ का एक टुकड़ा उठाता हूँ और फिर अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ। इसे पल्स के साथ मिलाता हूँ और पूरी ताकत से वैली में फेंकता हूँ। फेंकने की ताकत उस बर्फ को टॉप के गोले जैसी तबाह करने वाली ताकत दे देती है। ये 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर बर्फ की दीवार से टकराती है एक जोरदार धमाके के साथ, और आवाज़ का वो धमाका पल भर में दीवार से चिपकी आइस बोन काइट्स को गुस्सा दिला देता है। देखते ही देखते 2 से 3 हज़ार आइस बोन काइट्स, जो वैली के द्वार के पास छुपी हुई थीं, एक साथ हवा में उड़ जाती हैं। पर उस बेहिसाब झुंड को देखकर मैं सिर्फ मुस्कुराता हूँ। बात यह है, आइस फीनिक्स अपनी खुद की बर्फ की कठपुतलियों को निगलकर अपनी हेल्थ वापस ला सकती है। जब तक आइस वैली में बर्फ की कठपुतलियां रहेंगी, आइस फीनिक्स को मारना लगभग नामुमकिन है, और आइस वैली का हर जानवर एक बर्फ की कठपुतली बन चुका है। तो क्यों ना खुद को ताकतवर बनाते हुए उसकी इस ताकत को खत्म कर दिया जाए। आइस वैली में दोबारा जाने से पहले मैं 40 अनलॉक पॉइंट्स खर्च करके इंटेंसिफाइड ग्रोथ को लेवल 2 तक अपग्रेड करता हूँ। ये स्किल आराम की हालत में हर मिनट 2 एक्सपीरियंस पॉइंट्स बनाती है और मारने से मिलने वाले सारे एक्सपीरियंस को 4 गुना कर देती है। मैं अपने पैतरे में आता हूँ और आइस बोन काइट से भरे आसमान की तरफ एक ड्रैगन पंजा मोड़ता हूँ। आइस वैली को खत्म करने के लिए 9 दिन, और तुम पहला बैच हो, और ऐसे ही 6 दिन गुजर जाते हैं। आखिरी प्योर ब्रेड कॉट्टो बीस्ट कठपुतली के गिरने के साथ ही मेरा शरीर थक जाता है और मैं जमीन पर गिर पड़ता हूँ। नोटिफिकेशन, और प्योर ब्रेड कॉट्टो बीस्ट पूरी तरह खत्म करने का 20 अनलॉक पॉइंट्स का बोनस मिल गया। कुल अनलॉक पॉइंट्स 416, लेवल बढ़कर लेवल 16 हो गया। ये 11वीं प्रजाति है आइसबोन बीस्ट कठपुतली की, जिसे मैंने पूरी तरह खत्म कर दिया है। 6 दिन। मैंने खुद को इतनी बार आखिरी हद तक पुश किया है कि मैं गिन भी नहीं सकता। मेरे अभी के लेवल पर यहाँ तक कि बची हुई आखिरी 2 प्रजातियों को खत्म करने से भी मेरा एक लेवल नहीं बढ़ेगा, पर मुझे ये करना ही होगा। ना सिर्फ आइस फीनिक्स की अमर होने की ताकत को हमेशा के लिए छीन लेने के लिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है 90% और अनलॉक पॉइंट्स इकट्ठा करने के लिए। जीत पक्की करने के लिए 2 ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें मुझे हर हाल में अनलॉक करना ही होगा। इस बीच आइस वैली की गहराइयों में आइस फीनिक्स बर्फ के एक अंडे के अंदर जमी हुई एक परछाई को घूरती है, पूरी तरह से उलझन में। 10 दिन गुजर चुके हैं। कायदे से देखा जाए तो सिर्फ लेवल 75 के एक जानवर को अब तक पूरी तरह पिघल जाना चाहिए था। फिर भी कैट गर्ल जो अंदर जमी हुई है, उसकी चमड़ी मुश्किल से 20% खराब हुई है। उसका बाकी शरीर लगभग पूरी तरह ठीक है। आइस फीनिक्स ये महसूस कर सकती है कि ये बिल्ली गहरी बेहोशी में होने के बावजूद अपने दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में कुछ बहुत शक्तिशाली छिपाए हुए है। एक भयंकर, ना हिलने वाला एहसास। वो एहसास उसके शरीर की जान को जमने से बचा रहा है। यही वजह है कि बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। पर सबसे मजबूत इरादा भी आखिरकार टूट ही जाता है। अभी आइस फीनिक्स की आंखों में जो भरा है वो बेसब्री नहीं है, बल्कि कुछ नर्म और अपना बनाने की चाहत है, क्योंकि उसके लिए ये सबसे बेहतरीन कठपुतली है जिसकी कल्पना की जा सकती है। पर तभी एक आवाज़ आइस नेस्ट की शांति को तोड़ देती है।
आइस फीनिक्स सर से पूंछ तक हिल जाती है, अपना सिर उठाती है और उस ड्रैगन टाइप जानवर को हैरानी से देखती है जो अब उसके सामने खड़ा है। तुमने मेरी ताकत को अपनी आंखों से देखा है, फिर भी तुमने वापस आने की हिम्मत कैसे की? सिर्फ 9 दिनों में मेरे अंदर से निकलने वाली मारने की चाहत 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। मैं आइस फीनिक्स की आंखों में आंखें डालकर ठंडी और गर्व भरी नजरों से मिलाता हूं और शांति से कहता हूं, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ बंद कर रखना कानून के खिलाफ है? इस बार आइस फीनिक्स की पहले जैसी नफरत का कोई निशान नहीं है। ये सच में मुझे एक खतरे के रूप में देख रही है। 9 दिन पहले आइस फीनिक्स ये देखकर हैरान रह गई थी कि तीसरे फ्लोर पर अभी भी इतना ताकतवर जानवर घूम रहा है, पर उसकी नज़रों में ये अभी भी कोई ऐसा दुश्मन नहीं था जिसे सीरियसली लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किसी आम कमज़ोर से बस थोड़ा सा ताकतवर। पर सिर्फ 9 दिनों में अब वो इस छोटे से जीव में देखती है एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ पलट कर रख देता है। ये नहीं कहा जा सकता कि कैटगर्ल कब तक और टिक पाएगी। मैं और बातें करके वक्त बर्बाद नहीं करता। मैं एक कदम आगे बढ़ाता हूँ, एक बिजली की लकीर बनता हूं जो सीधा आइस फीनिक्स के चेहरे का निशाना लगाती है और बिना किसी रहम के उसके चेहरे पर एक लात मारता हूं। टक्कर से एक घूमती हुई ताकत पैदा होती है जो जमीन को किसी ब्लेड की तरह चीर देती है। आइस फीनिक्स अपने झटके से बाहर आती है और गुस्से से फट पड़ती है। उसकी आंखें मुझ पर टिक जाती हैं और वो जमाने वाली सांस का एक झोंका छोड़ती है। पर जैसे ही सांस उसके मुंह से बाहर आती है, आइस फीनिक्स ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो छोटा ड्रैगन जो उसके ठीक चेहरे के सामने था, वो गायब हो गया है, जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। यहाँ ऊपर, पागल कहीं की। मेरी आवाज़ ठीक ऊपर से आती है। आइस फीनिक्स अपना सर तेजी से ऊपर करती है और देखती है कि किसी तरह मैं हवा में लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उछल गया हूं। मेरे जबड़े में एक वॉइड ड्रैगन ब्रेथ बन रही है जो इतनी झुलसा देने वाली गर्म है कि उसके आसपास की जगह भी मुड़ रही है। पिछली बार जब उसने वॉइड ड्रैगन ब्रेथ के 4 झोंके झेले थे, आइस फीनिक्स पूरी तरह से अपने अमर होने पर निर्भर थी और हमारे पूरी ताकत से किए गए हमले को किसी जोकर के खेल की तरह देख रही थी। हमें बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रही थी। पर इस बार बात अलग है। एक ऐसी इंस्टिंक्ट जो 1000 साल से ज्यादा समय से शांत थी, चीख उठती है। अगर ये इस बार भी वैसे ही झेलती है तो जिंदा बचने के बाद भी लड़ने के लायक नहीं रहेगी। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आइस फीनिक्स अपने अंदर बेहिसाब माना इकट्ठा करती है और अपने ठीक ऊपर बर्फ की एक के बाद एक कई परतें बना लेती है, कुल मिलाकर 5 परतें। आइस फीनिक्स के ऊपर एक ना टूटने वाला किला बन जाता है, वॉइड स्काई पियर्स। मैं अपने जबड़ों से सैकड़ों मीटर लंबा आग का गोला छोड़ता हूं जो पूरे आसमान को झुलसाकर लाल कर देता है। पहली परत तो बिना टकराए ही भाप बन जाती है। फिर दूसरी, तीसरी और चौथी। डर से आइस फीनिक्स का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। जैसे ही आखिरी बर्फ की दीवार पल भर में टूटती है, वो आग का गोला आइस नेस्ट के साथ सीधा आइस फीनिक्स के शरीर के आर पार हो जाता है। आइस फीनिक्स की एक दर्दनाक चीख पूरी आइस वैली में गूंज उठती है। एक ही वार और उसकी आधी हेल्थ खत्म। अगर उन 5 बर्फ की दीवारों ने ज्यादातर ताकत ना रोकी होती तो वो एक हमला ही आइस फीनिक्स को वहीं मार देने के लिए काफी था। कैसे? तुम इतने ताकतवर कैसे हो गए? जमीन पर दर्द से तड़पती आइस फीनिक्स को देखकर मैं पूरी तरह चौकन्ना रहता हूं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाला पैतरा लेता हूं। ये हमला सिर्फ वॉइड ड्रैगन ब्रेथ को एक जगह जमा करके नहीं किया गया था। ये एक एडवांस्ड इनेट स्किल थी। मैंने पूरे 300 अनलॉक पॉइंट्स खर्च किए ताकि वॉइड ड्रैगन ब्रेथ का सबसे बड़ा रूप अनलॉक कर सकूं, वॉइड स्काई पियर्स। ड्रैगन प्रजाति की सबसे शक्तिशाली तकनीक, एक ऐसी ताकत जो देवताओं के पास भी नहीं होती। आइस फीनिक्स मुझे हैरानी से देखती है। चाहे तुम्हारी स्किल कितनी भी अच्छी हो, तुम्हारी असली ताकत मेरे आसपास भी नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे लेवल के जानवर के पास स्किल अप्रेजर तो होनी चाहिए, है ना? खुद ही देख लो। मैं साफ शब्दों में कहता हूँ, स्किल अप्रेजल एक आम स्किल है। ये ट्रूथ स्किल का ही एक छोटा रूप है जिसमें उसकी बाकी ताकतें नहीं होती। पर ट्रूथ की तरह ये तुम्हें दूसरे की लेवल और स्टैट्स पढ़ने देती है। लड़ाई से पहले दोनों के बीच का फर्क समझने के लिए अप्रेजल का इस्तेमाल लगभग हर लड़ाई में होता है, क्योंकि इसने मेरे स्टैट्स 9 दिन पहले ही देख लिए थे। आइस फीनिक्स ने इस बार देखने की जहमत नहीं उठाई, पर जब वो आज दोबारा मेरे स्टैट्स पढ़ती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, और जब उसकी नज़र एक खास स्किल पर पड़ती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है।
ब्लड लीनिएज ऑप्टिमाइजेशन मालिक के शरीर को उसके सबसे बेहतरीन रूप में बदल देती है, हमेशा के लिए सारे एट्रीब्यूट्स को 50% तक बढ़ा देती है, जिसमें आगे लेवल अप होने वाले फायदे भी शामिल हैं। इसके अलावा बड़े लेवल के दुश्मनों से लड़ते वक्त लेवल कंपनसेशन देती है ताकि लेवल सेपरेशन को 40 लेवल्स तक कम किया जा सके। ये स्किल ट्री के सबसे ऊपर वॉइड स्काई पियर्स के साथ होती है। कीमत 200 अनलॉक पॉइंट्स, एक पूरे एवोल्यूशन के बराबर का एट्रीब्यूट बूस्ट, 40 लेवल्स का कॉम्पेंसेशन आइस फीनिक्स के लेवल वाले फायदे को पूरी तरह बेकार कर देता है। और आखिर में रैपिड रीजनरेशन, वो मामूली स्किल जिसे मैंने पहले बेकार समझ लिया था, अब उसका वक्त आ गया था। 5 अनलॉक पॉइंट्स के बदले ये अपने आप हेल्थ और माना ठीक करती है जब तक मैं 10 सेकंड से ज्यादा बिना कोई चोट खाई एनर्जी खर्च किए रहता हूँ। 505 अनलॉक पॉइंट्स, मेरे पास जो कुछ भी था, लगभग सब कुछ, और ये मुझे आइस फीनिक्स के सामने खड़े होने की ताकत देता है। तुम भी उस शांति को तोड़ना चाहते हो जो मेरे बच्चे को प्यारी थी। आइस फीनिक्स दहाड़ती है और अपने पंख पूरे फैला लेती है। मेरी पूरी तरह से बदली हुई ताकत को देखकर आइस फीनिक्स के पास अब सीरियस होने के अलावा कोई चारा नहीं है। आइस पपेट्स को सोख कर ठीक होना, स्टैट्स बढ़ाना और फिर अपनी संख्या से दुश्मनों को कुचल देना। तीसरे फ्लोर पर हमेशा से आइस फीनिक्स की यही स्ट्रैटेजी रही है, पर पूरे 10 सेकंड बाद भी एक भी आइस पपेट घोंसले के आसपास नहीं दिखता। हैरानी से मैं मुस्कुराते हुए अपना सिर टेढ़ा करता हूँ। आइस फीनिक्स को आखिरकार समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो गया है। आम समनिक तो विपरीत बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन ऐसी आइस पपेट्स बनाती हैं जिनमें सच में जान होती है। नतीजतन उन्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत खर्च होती है। बड़ी संख्या को कंट्रोल करते वक्त भी वो सिर्फ आम कमांड्स ही दे सकती है। कठपुतलियों को ज़्यादातर अपने ही दिमाग पर निर्भर रहना पड़ता है। इसकी वजह से ये पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कब किस कठपुतली पर हमला हो रहा है। वैली में कम से कम 3 लाख आइस पपेट्स के होने से उन सब पर नज़र रखने के लिए 30 लाख से ज़्यादा का परसेप्शन स्टैट चाहिए होगा। लिवायथन का भी परसेप्शन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। आइस फीनिक्स को कभी पता ही नहीं चला कि मैं उन्हें ख़त्म कर रहा हूँ। इस वक्त आइस फीनिक्स को ऐसा लगता है जैसे वो किसी बर्फीली खाई में गिर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये छोटा सा ड्रैगन बोन फ्लैश सब्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी कमज़ोरी को पकड़ लेगा और सच में वैली की उन लाखों आइस पपेट्स को ख़त्म कर देगा। तुम्हारी आइस पपेट सच में बहुत ताकतवर हैं। तुम बिल्कुल तीसरे फ्लोर पर राज करने के लायक हो, पर तुम अपने बीते हुए कल में बहुत ज़्यादा खोई हुई हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैंने भी अपने करीबियों को अपने सामने मरते देखा है। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई थी। तुम्हारे बच्चे के साथ जो हुआ वो सच में बहुत बुरा था, पर मेरे जीतने की वजह ये है, मेरी नज़रें हमेशा आगे देखती हैं। जिन्हें मैंने खोया है उन्होंने मुझे वो बनाया है जो मैं आज हूँ, लेकिन तुम अभी भी उन्हीं यादों की कैदी हो। बेबीलोन, ये नाम सुनते ही आइस फीनिक्स बुरी तरह कांप उठती है। उसकी आंखों की हैरानी अब गुस्से में बदल जाती है। वो कभी ना मरने वाला बूढ़ा। आइस फीनिक्स अपने पंख फड़फड़ाती है, जिससे एक भयानक तूफान उठता है। जैसे ही उसके शरीर का सारा माना उसके पंखों में जमा हो जाता है, वो क्रिस्टल जैसे पंख 7 रंगों की अंधी रोशनी से चमकने लगते हैं। मेरे चेहरे पर तनाव आ जाता है। मैं जानता हूं कि अगला हमला आइस फीनिक्स की पूरी ताकत से होगा। जैसे ही उसके पंखों की रोशनी अपनी चोटी पर पहुंचती है, आइस फीनिक्स अपने पंखों को जोर से नीचे मारती है। एक ऐसी माना की लहर छोड़ती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये जहाँ भी पहुँचती है हवा तक जम जाती है, और मैं रैपिड रीजनरेशन की मदद से पहले ही पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। अपनी ज़िंदगी का सबसे ताकतवर हमला करता हूँ। कॉमेट स्ट्राइक, वॉइड स्काई पियर्स, जैसे अपने जबड़ों से कोई तारा छोड़ रहा हूँ, और ऐसी गर्मी जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। एक ऐसी दुनिया को पिघला देता है जिसे पूरी तरह जम जाना चाहिए था। एक तरफ आसमान पूरी तरह जम रहा है, दूसरी तरफ वो ग्लेशियर्स पिघलने लगते हैं जो 10,000 सालों में नहीं पिघले थे। बर्फ और आग आपस में टकराते हैं, और जो अंधा कर देने वाली रोशनी का धमाका होता है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक वक्त था, बहुत पहले, जब डंजन पहली बार बना था तो यहाँ सिर्फ उथल पुथल थी। प्राचीन काल में यहाँ लाए गए जानवरों ने इन 5 फ्लोर्स को आपस में बांटने के लिए भयानक और खूनी जंग लड़ी थी। कई सालों तक चले उस बेरहम नरसंहार के बाद एक फीनिक्स का जन्म हुआ। सिर्फ अपनी ताकत के दम पर उसने उस सारी लड़ाई को ख़त्म कर दिया और इस 5 फ्लोर के डंजन के अंदर पूरी शांति वाली एक जगह बनाई। एक वक्त था जब ये जगह चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजती थी और ज़मीन के हर कोने में गर्माहट खिलती थी।
यहाँ तक कि बेबीलोन, जो फाइनल बॉसेस में से एक था, वो भी। तीसरे फ्लोर पर उसकी शांति में रहने आ गया। बाद में फीनिक्स ने अपने पुनर्जन्म की ताकत का इस्तेमाल किया। दुनिया की नफरत को समय समय पर सोखती रही, खुद को आग में जलाती और राख से फिर नया रूप लेकर पैदा होती, ताकि इस पवित्र जगह से सारी नफरत को दूर ले जा सके। जब तक कि एक दिन फीनिक्स का एक बच्चा नहीं हुआ। उस बच्चे ने अपनी माँ की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली और डंजन के तीसरे फ्लोर के इस जन्नत को बचाकर रखने में मदद की। पर जो बात फीनिक्स और उसका बच्चा नहीं जानते थे वो ये थी कि नफरत और लालच को कभी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। लवियाथन, जो डंजन का मालिक था, यहाँ के जानवरों को इतने आराम से जीने नहीं दे सकता था। जानवरों को जानवर ही रहना चाहिए, जो मारने, इवॉल्व होने और ठंडे पड़ने के इस ना खत्म होने वाले चक्कर में फंसे रहें। इसलिए लवियाथन तीसरे फ्लोर पर आया, फीनिक्स के बच्चे को मार डाला और तीसरे फ्लोर के सभी जानवरों की समझ छीन ली, उन्हें बिना दिमाग का कर दिया, जो अब सिर्फ मारने वाली मशीन बन गए थे। फीनिक्स को आज भी याद है कि उसके बच्चे ने अपने आखिरी पलों में क्या कहा था। कितना अच्छा होता अगर ये शांति हमेशा के लिए रहती। काश हम इस डंजन के श्राप को तोड़ पाते। बेबीलोन, तुम भी इस डंजन के लेवायथन के बराबर के मालिक हो। तुमने चुपचाप खड़े होकर लेवायथन को वो सब क्यों बर्बाद करने दिया जो मैंने यहाँ बनाया था? इस सवाल के आगे बेबीलोन का जवाब सिर्फ 3 शब्दों का था, मैंने कोशिश की। बेबीलोन ने मुझे तुम्हारी कहानी बताई थी। मौत के करीब पहुंची आइस फीनिक्स को देखकर मेरी आंखों का गुस्सा धीरे धीरे खत्म होने लगा और उसकी जगह उस दया ने ले ली जिसे मैंने अपने अंदर बहुत गहरा दबा दिया था। अपने आखिरी पलों में आइस फीनिक्स मुझे लगातार घूरती है। मैं सिर्फ चाहती थी कि चीजें पहले जैसी ही रहें। सभी शांति से रहें, इस दुनिया में और मार काट ना हो। पर तुमने जो किया है वो मारने से भी ज्यादा बेरहम है। मैं इस दुनिया को वो नहीं बनने देना चाहती थी जो लवियाथन चाहता था। मैं सिर्फ तीसरे फ्लोर की शांति बचाना चाहती थी और उस श्राप को तोड़ना चाहती थी जो जानवरों को इस डंजन से बांधता है। पर तुमने ठीक वही किया है जो लवियाथन चाहता है। तुम खुद वही जानवर बन गए हो जिसे लवियाथन चाहता है। आइस फीनिक्स अपनी लाखें बंद कर लेती है, पर वो अभी मरी नहीं है। वो बस अपने इन आखिरी पलों में और कुछ भी कहना नहीं चाहती। मैं आइस फीनिक्स को घूरता हूँ और गहरे ख्यालों में डूब जाता हूँ, जब तक कि आइस फीनिक्स आखिरकार अपनी आखिरी सांस नहीं ले लेती। मैं एक शब्द भी नहीं कहता कि मैं तुम्हारे लिए उस श्राप को तोड़ दूंगा। ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलते क्योंकि ये सच नहीं है। अगर मैं किसी दिन लेवायथन को मार भी दूं और इस डंजन से बाहर निकल जाऊं तो कोई दूसरा जानवर उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हो जाएगा। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे जैसा महान नहीं बन सकता। इतने बड़े सपने सिर्फ एक छड़ावा होते हैं। मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे अपनों का मुझसे दूर जाना बंद हो जाए। आखिर